तो चलिए प्यारे बच्चों, आज अपन बात करते हैं सी पार्ट के जो सवाल हैं उनमें 16वां सवाल जो अपना है उसके बारे में। देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर है पाई बाई 3। अपने को यहाँ पूछा गया है कि इसका हल कीजिए। हल करने का मतलब आप लोगों को पहले मैंने वीडियो में बता रखा है, और जब आपको जो एक मॉडल पेपर दिया था उसमें भी मैंने ऐसे सवाल डाला था, और उसमें भी मैंने कहा था जब भी आपको ये पूछे कि हल कीजिए, इसका मतलब ये होता है कि आपको x का मान पूछ रहा है। यहाँ भी आपसे x का मान पूछा गया है, इसका मीनिंग है कि आपको इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको यहाँ क्या करना चाहिए था कि ये जो लिख रखा है इसमें साइन इनवर्स x है प्लस साइन इनवर्स कितना है आपका 2x है इक्वल्स टू पाई बाई कितना है 3 है। इसमें अपने को ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला है जो आपके सबसे ज़्यादा काम आता है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू कितना है पाई बाई 2 है। यहाँ से देखिएगा ये दोनों साइन में है। आप फॉर्मूला तो साइन का भी लगा सकते हो, आप कहोगे कि ये क्यों नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हो, मगर अगर आप इसको कोस में चेंज कर लोगे तो आपको सोल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। इसलिए मैं इन दोनों को साइन को चेंज करना चाह रहा हूँ कोस में। तो आप देखिए यहाँ से कोस इनवर्स x की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा साइन इनवर्स और क्या होगा x होगा। तो अपने को ध्यान रखना है को जहाँ जहाँ आप लोगों ने साइन लिख रखा है उसको किस में चेंज कर दीजिए, आप कोस में चेंज कर दीजिए। देखो यहाँ से अगर साइन निकालना है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन इनवर्स x, और यहाँ क्या लिख देता हूँ कोस इनवर्स x। समझ में आ गई बात। तो अपने को तो चाहिए साइन की वैल्यू, तो कोस की कोस में चेंज करोगे तो यह आएगा पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स कितना हो गया x, प्लस यहाँ क्या आएगा पाई बाई 2 और माइनस कितना हो जाएगा साइन इनवर्स और कितना 2x इक्वल्स टू पाई बाई कितना हो जाएगा 3। समझ गए प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 दोनों मिलकर कितने हो गए पाई हो गए। यहाँ माइनस है तो ये हो गया पाई और माइनस ये हो गया कोस इनवर्स x, प्लस यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ कोस इनवर्स है, ये कोस इनवर्स और 2x है तो ये हो गया आपका कोस इनवर्स और कितना 2x। इन दोनों में से माइनस अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया आपका पाई बाई कितना 3। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पाई है, इस कोस को एक तरफ ले जाओगे तो एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी कोस इनवर्स x प्लस कितना हो जाएगा कोस इनवर्स और कितना 2x इक्वल्स टू क्या होगा पाई माइनस पाई बटे कितना 3। तो यहाँ आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी कोस इनवर्स और x प्लस आ जाएगा कोस इनवर्स और कितना 2x इक्वल्स टू कितना होगा 2 पाई बाई 3। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब साथियों देखिए, आप लोगों के पास यहाँ कोस का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स और कितना y इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ जो वैल्यू लिख रखी है वो हो गई कोस इनवर्स, और इसको लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स वाई, प्लस है तो माइनस लगाना है, माइनस है तो प्लस लगाना, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट 1 माइनस कितना वाई स्क्वेयर, ये होगा। ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ x जो लिख रखा है इसके साथ लिखोगे तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा x के साथ जो वैल्यू लिख रखी है x और y है तो ये हो गया x इंटू कितना 2x, और यहाँ आ जाएगा माइनस रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वेयर, और ये हो जाएगा रूट 1 माइनस 4x स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना होगा 2 पाई अपॉन में कितना 3। साथी देखिए यहाँ लिख रखा है कोस इनवर्स, तो इस कोस इनवर्स को उधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वेयर माइनस ये हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना हो गया कोस, और ये हो गया 2 पाई अपॉन में कितना 3। समझ गए साथियों। यहाँ से अपने को ध्यान रखना है कि अब कोस 2 पाई अपॉन 3 की वैल्यू है माइनस 1/2, तो यहाँ माइनस 1/2 लिखोगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और रूट 1 माइनस 4x स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस 1/2। माइनस 1/2 को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ ताकि आपको आसान हो जाए सोल्व करने में। अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x स्क्वेयर, और ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 1/2, यहाँ लिख देंगे। अब देखिए दोनों पर रूट है, रूट की वैल्यू अगर इधर ले जाएंगे तो अपने को सोल्व करने में थोड़ी क्या होगी आसानी होगी, इस वजह से इसको लिखेंगे रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वेयर, और ये हो जाएगा रूट 1 माइनस कितना 4x स्क्वेयर। अपने को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, इसका मीनिंग ये है ये दोनों रूट यहाँ से हटने चाहिए, और हटेगा तब जब आप बोथ साइड में क्या करोगे स्क्वेयरिंग करोगे। तो यहाँ दोनों साइड आप स्क्वेयर करोगे तो इसका तो होल स्क्वेयर हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। इस चीज़ को मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ 2x स्क्वेयर प्लस 1/2 का होल स्क्वेयर, तो प्यारे बच्चों ये हो गया। इधर वाले का करोगे तो देखो ये रूट हट गया ये रूट हट गया, तो ये वाली वैल्यू आपकी आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये आएगा 1 माइनस 4x स्क्वेयर। समझ में आ गया होगा सबको।
अब देखिए इसका होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी a का स्क्वायर हो गया 4x की पावर 4 प्लस यहाँ b का स्क्वायर 1/4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू ये रही तो 2x स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या, b का क्या होगा 1/2 इक्वल्स टू, देखिए ये a है ये b है, ये मान लो आपका c है ये d है, इन सबको इंटू करना है तो एक एक करके इंटू करेंगे अपन। पहले एक का एक से करेंगे तो 1 आएगा, फिर इस 1 का इससे करोगे तो -4x स्क्वायर आएगा, फिर इस x स्क्वायर का इससे करोगे तो -x स्क्वायर आएगा, ये -x स्क्वायर, फिर इस x स्क्वायर का इस x स्क्वायर से करोगे तो ये प्लस का 4x की पावर कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ तक की बात शायद सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए x की पावर 4 यहाँ है और x की पावर 4 यहाँ है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल कर दो इनको। यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए इधर आपके पास 5x स्क्वायर है, इधर आपके पास 2x स्क्वायर है, उस 5 को इधर ले आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये हो गया 5, तो ये है इधर वाला 5 और ये हो गया 2, तो टोटल मिलकर कितना हो गया 7x स्क्वायर हो गया। ये 1/4 है, यहाँ आपके पास बचा कितना है 1, तो इसको इधर ले जाओगे तो आप लोग लिख सकते हो 1 - 1/4। यहाँ से इसको लिखोगे 7x स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 3/4 लिख दिया। ये जो 7 लिख रखा है इसको इधर नीचे भेज दीजिएगा तो ये हो गया आपका x स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 इंटू कितना हो गया यहाँ 7। x स्क्वायर की वैल्यू है लेकिन अपने से x स्क्वायर की नहीं पूछी अपने, तो x की वैल्यू पूछी है तो अपन क्या करेंगे इसका रूट करेंगे। यहाँ x आ गया इक्वल्स टू, जब भी इसका रूट लगाओगे एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू आपको मिल रही है तो ये आएगा आपका रूट, और यहाँ आ जाएगा 3/4 इंटू कितना है 7। अब ये जो 4 लिख रखा है इसका रूट आप जानते हो तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आपको x की जो वैल्यू मिलेगी ना वो आएगा x इक्वल्स टू ±1/2, और रूट में क्या लिखोगे, रूट में लिखोगे 3/7, तो यहाँ आ जाएगा 3/7। लेकिन प्यारे बच्चों अगर यहाँ तक आपने लिखा है तो आपका उत्तर गलत भी हो सकता है और सही भी। एकदम उत्तर जो आपका आंसर जो सही होना है वो देखिए, इसमें जो नेगेटिव वैल्यू है वो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। यदि यहाँ भी आप नेगेटिव लिखोगे और यहाँ भी नेगेटिव लिखोगे तो टोटल वैल्यू आपकी नेगेटिव आनी चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ करना है क्या है, ये x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं लेनी, क्या लेनी है पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +1/2 और रूट कितना आएगा 3/7। और ये आपको जरूर लिखना है इसके साथ कि x की जो वैल्यू नेगेटिव आ रही है वो इस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, इसी वजह से अपन इसका x का जो मान है वो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो प्यारे बच्चों आपका ये सवाल सही होगा, शायद ये सी भाग का पहला सवाल था, आपसे पूछा गया था पेपर में, और इसका सॉल्यूशन ये होगा। सबने बहुत अच्छे से इस सवाल को किया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है जो आपसे मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट से पूछा गया है। प्यारे बच्चों देखिए अगला जो सवाल आपका 17 नंबर है उसमें आपको डिटर्मिनेंट दे रखी है और आपको ये सिद्ध करना है कि 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 और 1 + c की जो वैल्यू है वो abc 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये मानकर चलिएगा ये बोर्ड का भी फेवरेट सवाल है और कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, यानी हर एग्जामिनर का ये बहुत ही फेवरेबल जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग फेवरेट सवाल है ये सबका। तो इससे पहले भी जब पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था एनसीईआरटी के बाद, तो 2 साल पहले ये सवाल पूछा जा चुका है, एक बार फिर आपसे पूछा है ये सवाल। तो देखते हैं इस सवाल में क्या करना है आपको। सबसे पहले अपन ये वाली साइड लेकर चलते हैं, ये RHS है ये LHS है, तो LHS साइड में अपन क्या करेंगे वो सुनो। LHS साइड लेंगे तो अपने पास आएगा 1 + a, ये 1 हो गया। यहाँ से लिखोगे 1 प्लस कितना b और ये 1 और ये 1 प्लस कितना हो गया c। प्यारे बच्चों अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो प्रत्येक पंक्ति है उस प्रत्येक पंक्ति में से आप ABC कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं a, b और c। आपने पहली पंक्ति में से अगर a कॉमन लिया होगा तो a की जगह तो 1/a आया होगा और a की जगह 1 आया होगा, तो इसको ऐसे लिख दो 1 + 1/a लिख सकते हैं ऐसा। इसको लिख दो 1/a, इसको भी लिख सकते हो 1/a। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से b कॉमन आपने लिया है तो यहाँ 1/b आएगा, यहाँ 1 + 1/b लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ 1 में कितना आ जाएगा b। इसको देखोगे तो यहाँ से c आपने कॉमन लिया तो ये हो गया 1 में c, यहाँ 1 में c और ये 1 + 1 में क्या हो जाएगा c। बात समझ में आ गई साथियों। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको जो सोल्व करना है उसमें लिख रखा है और वो यहाँ मिल सकता है कैसे, 1 + 1/a है, अगर उसमें ये और ये जोड़ दिया जाए तो आपको मालूम चलेगा कि ये पूरा भाग इसको छोड़कर आपको मिल जाएगा, ये बाहर है ही। समझ गए ना मेरी बात। तो अपने को क्या करना है, यहाँ एक ऑपरेशन लगानी है
और ऑपरेशन क्या लगानी है कि R1 की जो वैल्यू है वो है R1 प्लस R2 प्लस कितना है R3 है। बात समझ में आ गई ना। R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो तो यहां आप लोगों को लिखना चाहिए था A, B और C। R1 की वैल्यू क्या है उसमें ये दोनों ऐड करना है, यानी ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है आपकी, ठीक है ना। तो इस R1 की जगह क्या लिखना है 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन में कितना C। यहाँ भी आएगा 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। यहाँ आएगा 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा C आएगा। इसको लिखने के बाद अपने को इस डिटर्मिनेंट को क्या कर देना है क्लोज कर देना है और बाकी सब जो है वो सेम के सेम लिखने हैं। समझ में आ गई ना बात। 1 अपॉन B 1 अपॉन C, 1 अपॉन B 1 अपॉन C। यहाँ आएगा 1 प्लस 1 अपॉन B, यह आएगा 1 अपॉन में C। यहाँ आएगा 1 अपॉन B 1 अपॉन B, यहाँ आएगा 1 प्लस 1 अपॉन में C। बात समझ में आ गई होगी। अब सुनिए प्यारे बच्चों, यहाँ से सब में ये कॉमन आ रहा है 1 प्लस 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C, तो इसको कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ आएगा A B C 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन में कितना C। अब जो बच गया वो लिख दीजिएगा। यहाँ क्या बचा है ऊपर वाले में सब जगह 1 1 1 आ रहा है, तो ये 1 और ये 1 लिख दिया मैंने। इसके बाद यहाँ क्या है 1 अपॉन B, ये लिख दो 1 अपॉन B। यहाँ क्या है 1 अपॉन C 1 अपॉन C। ये 1 प्लस 1 अपॉन B, यहाँ क्या है 1 अपॉन C, ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन B 1 अपॉन B, ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन में कितना C। लिख सकते हो इतना। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ एक ऑपरेशन और लगा दीजिए। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, देखो C1 में से आप C2 घटा सकते हो, C2 में से आप C3 घटा सकते हो। कोई सी भी दो संख्याएं आपको लगानी है, यानी इन दोनों में से तीनों में से दो को आपको जीरो बनाना है। समझ में आ गई ना बात। दो को जीरो बनाकर आपको क्या कर लेना है आगे हल कर लेना है। तो यहां से मैं दो ऑपरेशन लगा रहा हूं। एक तो लिख रहा हूं मैं C1 को, ठीक है, C1 को लिख रहा हूं C1 माइनस C2। एक मैं लिखना चाह रहा हूं यहाँ C2 को लिखूंगा मैं C2 माइनस कितना C3। अगर दोनों को घटाकर लिखोगे तो दो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया A B C और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन में कितना C आएगा। यहां से आप हटाओगे तो देख लीजिएगा जरा, C1 है, C1 में से C2 घटाओ, C1 में से C2 घटाओगे तो ये जीरो होगा। समझ गए। और आप लोगों को मालूम है C1 में से ये घटा रहे हो तो ये -1 आ जाएगा, फिर इसमें से ये घटा रहे हो तो आपका जीरो हो जाएगा। फिर C2 में से C3 घटाना है, इसमें से ये घटाना है तो 1 में से 1 घटाओगे जीरो आएगा, इसमें से ये घटाओगे 1 आएगा, इसमें से ये घटाओगे आपका -1 आएगा। फिर ये वाला सेम लिखना है, यहाँ 1 अपॉन में B और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में कितना C। अब इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रसार करेंगे। इसका प्रसार करेंगे तो ये लिखेंगे A B C और 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा C आ जाएगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, इसका प्रसार करोगे तो पहला आपका जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 प्लस 0 लिख दो यहाँ। अब यहाँ माइनस आने चाहिए लेकिन 0 की वैल्यू है तो मैंने सीधा 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 है, 1 की जगह मैंने 1 लिखा। इसके बाद ये छोड़ना, ये छोड़ना, इसका इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इसका इससे इंटू करोगे माइनस का क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ से पूरी वैल्यू आपकी कितनी आएगी 1 ही आएगी। तो 1 से इसको इंटू करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी आपको A B C। यहाँ आएगा 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन में कितना C। ये जो वैल्यू है वही आपका RHS साइड है, तो ये आ जाएगा आपका RH और S। प्यारे बच्चों, शायद आपको ये डिटरमिनेंट का सवाल समझ में आ गया होगा और आपने ठीक इसी तरीके से इस सवाल को किया होगा। ये भी आपसे एग्जाम्पल पूछा गया है। अगला सवाल प्यारे बच्चों आपका है 18 नंबर। इसमें लिखा है समीकरण निकाय को हल कीजिए। इसका मतलब है ये एक समीकरण निकाय है, यानी समीकरण एक से अधिक है। इन समीकरणों को हल करके आपको x, y और z की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ देखिएगा सवाल को कैसे सोल्व करना था आप लोगों को। सबसे पहला काम आपको ये करना था कि ये जो भाग दे रखा है इसको पहले सोल्व करना। तो यहाँ से अगर इक्वेशन वाइज आप देखते तो भी आपको आइडिया हो जाता कि ये जो लिख रखा है ना, इसको सबसे पहले इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा इस पहली पंक्ति का इस स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का इस स्तंभ से और तीसरी पंक्ति का इस स्तंभ से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। इंटू करेंगे तो अपने पास मिलेगा कितना, वो देखो 3x प्लस 0y और प्लस 3z मिल जाएगा पहला। दूसरा क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई प्लस 0z मिलेगा। अगला क्या मिलेगा, 4x प्लस 0y प्लस 2z मिलेगा। ये आ जाएगा। इसमें एक ही स्तंभ बनेगा, आपको मालूम है ये बात। तो इधर वाले में क्या बनेगा वो सुन लो। इस दोनों को ऐड करना है तो ये आ जाएगा 8 प्लस कितना 2y।
ये हो जाएगा 1 प्लस कितना z, ये हो जाएगा 4 प्लस कितना 3y। दोनों बात समझ में आ जाएगी। अब सुनो, दोनों तरफ दो मैट्रिक्स तभी आपस में बराबर है, उनके मान तभी बराबर है जब उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, यानी प्रत्येक अवयव अगर आपस में बराबर है तभी दो मैट्रिक्स आपस में समान होती है। ये नियम आपको याद होगा, सिमिलरिटी का रूल है मैट्रिक्स का। तो दोनों तरफ कंपैरिजन करोगे तो आपको मिलेगा 3x प्लस 0y प्लस 3z इक्वल्स टू कितना हो गया 8 प्लस 2y। इसको इक्वेशन को सोल्व कर लीजिएगा आप लोग, तो ये हो गया 3x माइनस का 2y प्लस का कितना 3z इक्वल्स टू कितना 8 हो गया। ये पहली इक्वेशन है, मैंने इसको 1 नंबर इक्वेशन दे दिया नाम। दूसरी इक्वेशन का जब कंपैरिजन करके लिखोगे तो आपको मालूम है ये z इधर आएगा तो ये बनेगा 2x प्लस y और माइनस का z इक्वल्स टू 1 आएगा। ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई, सेकंड आ गई। थर्ड इक्वेशन में इसका कंपैरिजन आपको इससे करना है, तो यहाँ से 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 4x माइनस 3y और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का कितना 2z इक्वल्स टू कितना 4। ये इक्वेशन नंबर कितनी है, थर्ड। तीनों इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आप इनको कैसे ही लिख सकते हो, जैसा कि आप इनवर्स से भी इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, आप del 1 del 2 del 3 निकाल कर भी वैल्यू निकाल सकते हो। मैं दोनों तरीके से इस सवाल को बता रहा हूँ, आपको जैसा आसान लगे आप वैसे कर सकते हो। सबसे पहले मैं a की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ। a क्या है वो देख लीजिएगा। a है इस इक्वेशन के x y z के गुणांकों के x y z के गुणांक जो हैं उनकी मैट्रिक्स है। तो यह आएगी 3, यहाँ -2 और ये हो गया आपका 3, फिर आएगा कितना 2, फिर आएगा कितना 1, फिर आएगा आपका -1। यहाँ से ये 4 -3 और 2, 4 -3 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर b लिखना चाहते हो आप लोग तो b आ जाएगा, वरना x आ जाएगा। जैसे भी आप इस चीज़ को लिखना चाहो वो सब लिख सकते हो, या मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, कैपिटल X लिख देता हूँ और इस कैपिटल X की जगह लिख दे रहा हूँ मैं x y और कितना z। समझ में आ गई बात। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ b की वैल्यू क्या है वो भी सुन लो। b की वैल्यू अपने पास है यहाँ 8, 1 और कितना है 4 है। देख लीजिए ये 8, 1, 4 की जो वैल्यू है वो मैंने लिख दी b। अब आप लोग एक बात जानते हो प्यारे बच्चों कि यहाँ अपन लिख सकते हैं ax इक्वल्स टू कितना b, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसमें से अपने को x की वैल्यू यानी x y z निकालना है, तो इस a को इधर भेजोगे तो x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा a इनवर्स और कितना b। समझ गए होंगे। अब अगर आप लोग a इनवर्स निकाल देते हो और उसका b से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी वो आप लोगों की x की आपस में कंपेरिजन करके वैल्यू निकाल सकते हो। पहला काम आपको करना पड़ेगा a इनवर्स निकालने का। किसका करना पड़ेगा, a इनवर्स का। मैं पहले a इनवर्स निकालने की कोशिश करूं तो आप लोगों को मालूम होता है कि a इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहले एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, फिर उसके डिटर्मिनेंट का क्या करेंगे, भाग देंगे। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, पहली बात तो ये है। तो देखिए यहाँ a1 पर है, इसको क्या करना है कि इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, दोनों को छोड़ देंगे। इसके बाद क्या बनेगा आपके पास 2 और यहाँ कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो माइनस की एक वैल्यू है, लेकिन किस किस कंडीशन में साइन किस किस प्रकार के होते हैं ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले a इनवर्स की वैल्यू क्या है वो याद रखना है। फॉर्मूला आप साइड में भी लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो a इनवर्स इक्वल्स टू है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये लिखना है। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या आएगी वो सुनो जरा। यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 3, 2, 4, ये लिख दिया मैंने 3, 2 और 4। फिर आएगा -2, 1 और -3, -2, 1 और -3, 3 -1 और 2, 3 -1 और कितना 2। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू होगा 3, यहाँ आएगा 2 और प्लस हो जाएगा 2 माइनस आपका 3, फिर प्लस का 2 लिखना है, फिर लिखना है 4 और ये हो गया आपका प्लस का 4, यहाँ आएगा 3 प्लस का 3 और इसके साथ आएगा माइनस का 6 और माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 6 और माइनस का कितना 4। प्यारे बच्चों यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू जो है ये -1 हो गया तो ये -3 है, प्लस आपके पास ये हो गया 8 और इंटू 2 तो 16, यहाँ माइनस का कितना हो गया 10 तो ये हो गया माइनस का 30, ये लिख दिया सबने। यहाँ से देखिए 16 है तो इसमें से घटाओगे तो माइनस का 14 तो ये बचेगा, माइनस का 14 और माइनस का 3 माइनस के कितने हो गए 17। तो यहाँ लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू माइनस के कितने 17 और ये वैल्यू क्या नहीं है 0 नहीं है, इसका मतलब a इनवर्स आपका पॉसिबल है। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं अपन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एडजॉइंट ऑफ कितना a। एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं आप सबको मालूम है प्यारे बच्चों।
यहाँ से सबसे पहले A11 वाली पोजीशन देखिएगा तो साइन क्या आते हैं, मैंने पहले साइन लगा देता हूँ। यहाँ पहला साइन आप लोगों का आता है प्लस का, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस और माइनस, फिर आता है प्लस माइनस और कितना प्लस। ये साइन है एक तरीके से डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं। यहाँ से देखिएगा एडजॉइंट ए निकालने के बाद आपको उसका ट्रांसपोज भी करना होगा। तो पहले अपन इन सब के एलिमेंटों की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो एक बार इस एडजॉइंट को यहाँ नहीं लिखकर मैं सीधा इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ और फिर डायरेक्ट चेंज कर देंगे। यहाँ से 3 की वैल्यू लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा ये -3। तो आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो 2 और -3 लिखोगे तो -1 आएगा। तो यहाँ एक बार आपको -1 लिख लेना है, समझ लीजिएगा ध्यान से। यहाँ कितना आ गया, अब -1 लिख दो। फिर देखिए अगला क्या है -2 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये हो गया आपका 4 और यहाँ वैल्यू आपके पास आ गई 4 और प्लस का कितना हो गया 4। तो देखिए ये 4 हो गया, ये प्लस का 4 हो जाएगा तो 8 आ गई वैल्यू, 8 आ गई। लेकिन यहाँ क्या है माइनस है तो ये माइनस का 8 आएगा। इसके बाद देखिए पहले बच्चों 3 है, इसको छोड़ो तो ये हो गया -6 और ये -4, माइनस का 10 हो गया, माइनस का 10 हो गया। ऑलरेडी पहले प्लस है तो ये माइनस का 10 ही रहेगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिए इसके बाद 2 की जगह लिखना है तो ये हटा दो और ये हटा दो, इसकी जगह आ जाएगा आपका -4, इसकी जगह कितना आएगा, ये तो -4 हो गया, ये प्लस का कितना आएगा 9 आएगा। ध्यान रखना इसको, -4 और ये आपके पास आएगा -4 और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 9, तो प्लस का 5 बचेगा। लेकिन ऑलरेडी साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आगे अगला देखिए 1 की जगह अपने को निकालना है। तो 1 की जगह क्या आएगा, देखिए इसको हटाओ, इसका इंटू इससे करना है तो 6 आएगा। समझ रहे हो बात को, इसका इससे इंटू करोगे तो -12 आएगा। तो ये देखिए 6 -12 है तो माइनस का 6 बचेगा। और यहाँ लिखना है अपने को तो यहाँ माइनस का क्या लिख देंगे अपन 6 लिखेंगे। अब देखिए पहले बच्चों अगला क्या लिखना है अपने को, -1 की जगह लिखना है। तो यहाँ क्या आएगा, इसको छोड़ना है अपने को और इसको छोड़ना है। तो ये आएगा आपके पास -9 आ गया, ये लिख दीजिएगा आप -9। इसके बाद इसको इंटू करना आपको इससे, तो ये माइनस आएगा लेकिन माइनस के कारण प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का कितना हो गया 8, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -1 है लेकिन ऑलरेडी पहले माइनस लगा रखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए पहले बच्चों लास्ट अपने को निकालना है तो 4 की जगह निकालो, ये छोड़ दिया। अब इसकी जगह लिखोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 2 लिख दिया। इसको माइनस करोगे तो यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा आपका 3, तो ये लिख दिया -1। इसकी जगह -1 लिखना है तो यहाँ आपका -1 आ जाएगा। इसके बाद -3 की जगह लिखना है तो इसको छोड़ना है अपने को और इसको छोड़ना है, इसका इंटू इससे करना है, इसका इंटू इससे करना है। तो ये तो -3 हो गया, -3 और माइनस का कितना 6, तो माइनस का 9 हो गया। लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 9। अब देखिए लास्ट वैल्यू जो 2 है उसकी जगह निकालना, ये छोड़ दिया, ये हो गया 3 और ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा प्यारे बच्चों ये 3 हो गया और यहाँ लिख दिया 3 के बाद माइनस और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 है तो ये हो जाएगा 7। इसकी जगह कितना लिख देंगे अपन 7। अब इसका ट्रांसपोज भी करना है आप लोगों को, क्या करना है इसका ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो प्यारे बच्चों यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा वो सुन लीजिएगा जरा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये 1 है, -1 -5 और -1 आएगा। ये -8 यहाँ, -6 ये प्लस का 9, -10 यहाँ आएगा, फिर ये 1 आएगा और फिर ये क्या आएगा 7। ये एडजॉइंट आ गया आपका। एडजॉइंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल ली, इनवर्स निकालना था तो इनवर्स क्या आएगा वो सुन लीजिएगा। ए इनवर्स बराबर आएगा आपके पास, यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए ए इनवर्स में ये तो पूरा लिखना ही लिखना है, इसमें ए की वैल्यू से डिवाइड करना है। तो -1/17 तो ये है ही, और मैट्रिक्स आपके पास क्या आएगी वो आएगी -1, माइनस का कितना हो गया 8, ये माइनस का कितना हो गया 10, ये माइनस का 5, ये माइनस का 6, ये 1 आ जाएगा, ये -1, ये 9 और ये 7। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको शायद। अब क्या करिएगा, देखो ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली, उसको बी से मल्टीप्लाई भी करना है। बी क्या है, ये रहा बी 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए इनवर्स बी की वैल्यू निकालनी है। तो -1/17 तो ये ऐसे का ऐसे आप लिख दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद ये वैल्यू उतार लीजिएगा, -1 माइनस का 8 और माइनस का 10, फिर -5 -6 -1, -5 -6 और 1, ठीक है। फिर -1 और 9 और 7, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 7।
इसके बाद b की वैल्यू यहाँ थोड़ा सा मैं आगे लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। b की वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ। b की वैल्यू क्या है 8, 1 और 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8, 1 और कितना 4 आ गया। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स और b इक्वल्स टू आ जाएगा -1/70 इक्वल्स टू, देखिए इस पूरे को इससे इंटू करते चलना है, माइनस का 8, माइनस का 5, माइनस का 4 हो गया। अगला इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 64, माइनस का 6 और ये हो गया प्लस का 9। इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 80 और ये हो गया आपका 1 प्लस का 1 और ये हो गया 28। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ a इनवर्स और b इक्वल्स टू -1/70। यहाँ देखिए 8 और 5 13, 13 और 4 कितने हो गए 17, तो माइनस का ये हो गया 17। फिर यहाँ देखिए माइनस के है तो ये प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3 इसमें से घटाओगे माइनस का 61 बचेगा, समझ गए। यहाँ से दूसरा देखोगे तो आपको मिलेगा 80 और ये 1 है तो ये 29 हो गया, तो 80 में से घटाओगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 10 में से अगर 9 घटाओगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ 7 में से आप लोगे 2 घटाओगे तो 5 बचेगा और वो भी किसका, माइनस का। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी, समझ गए सब बच्चे। अब देखिए प्यारे बच्चों, अपने को क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है, ठीक है। कंपैरिजन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बीच वाली वैल्यू जो आपकी आ रही है ना यहाँ, ये मेरे हिसाब से आनी चाहिए आपकी 34। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसकी जगह कितना आएगा 34 आएगा नेगेटिव का, तो ये वाली वैल्यू a इनवर्स और कितनी होगी आपकी b, तो यहाँ लिखोगे अब x इक्वल्स टू कितना a इनवर्स और कितना है b है। x की जगह क्या है आपका, x की जगह x, y और कितना है z है, ये लिख दीजिएगा। यहाँ से वैल्यू आपके पास आ गई माइनस, तो इसको 70 से इसको इंटू करोगे तो ये तो 1 आएगा, इससे करोगे तो ये 2 आएगा, इससे करोगे तो ये कितना आएगा 3 आएगा। ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ कंपैरिजन करोगे तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, यहाँ y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना प्यारे बच्चों, वो x इक्वल्स टू 1 आएगी, y इक्वल्स टू 2 आएगी और z इक्वल्स टू कितनी आएगी 3 आएगी। अगर आपने ये सब किया है तो आपका ये आंसर एकदम सही आया होगा। अपन बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ अपन ने लिखा था इस -1 को इधर से इंटू किया तो 9 को 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 36 आएगा, और अपन ने यहाँ कितना लिखा था 9 लिख दिया। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। ये कितना हो गया 36, ये 36 होते ही आपका ये कितना आएगा 34 ही आएगा। शायद सबको समझ में आ गई होगी बात। देख लो दोबारा, इस -8 को करोगे तो ये 8 का 8 से 64 हो गया, ये 6 का इस 1 से करोगे -6 हो गया, ये 9 का 4 से करना है तो यहाँ 36 आएगा, और अगर ये 36 है तो आपका ये माइनस का 34 बचेगा। मैंने ये एक मेथड इससे बता दिया आपको, आप इससे भी कर सकते हो। अब मैं इसका दूसरा एक मेथड जो del 1 del 2 वाला है वो भी बता देता हूँ। अगर किसी बच्चे ने वो भी किया है तो वो भी अपना सवाल का मूल्यांकन इससे कर सकता है। उसमें देख लीजिए यहाँ तक की तो बातें सेम है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आगे अपन थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। -17 जो आ रही है वैल्यू, ये अपने को निकालनी तो पड़ेगी, ठीक है ना। ये डेल की वैल्यू है वैसे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से अपन अगर वैल्यू निकालते हैं इन तीनों से तो ये a की वैल्यू नहीं लिखकर इसको किसकी वैल्यू लिखेंगे अपन, डेल की वैल्यू लिखेंगे। तो ये डेल आ गया। अब डेल जो आपके पास आया है वो एक तरीके का आपका डिटर्मिनेंट है। क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो इस डेल की अपने को वैल्यू निकालनी थी। क्या निकालनी थी, वैल्यू। तो डेल की वैल्यू आपने जब निकाली होगी तो आपके पास माइनस क्या आया होगा 17 आया होगा। तो इसकी वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो अब आपको इतना तो आइडिया हो गया कि आप लोगों की जो वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की आएगी। अब मैं del 1 और del 2 आपको निकाल कर और del 3 और बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो। ये हो गया आपका del 1। del 1 की वैल्यू देखिए प्यारे बच्चों, a1 को छोड़ दो और उसकी जगह d लिख दो। d क्या है 8, 1 और 4। यहां लिख दिया मैंने 8, 1 और कितना 4। आगे वाले सेम मल्टीपल रखने, -2, 1 और कितना -3, ये सेम रखना है। इसके बाद वाला भी 3, -1 और 2 सेम रखना है 3, और यहाँ -1 और 2 ये भी आपको क्या रखना है, सेम लिखना है। इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। यहाँ से मैं बाद में निकाल दूंगा, पहले del 1, del 2, del 3 लिख ही देता हूँ। ये आ गई दूसरी वैल्यू। del 2 में क्या करना है, del 2 की जगह अब की बार x वाली वैल्यू तो सेम लिखनी है, लेकिन y वाली कोफिशिएंट जो है वो आपको नहीं लिखने हैं, उनकी जगह क्या लिखना है, d वाली वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 3, 2, 4, 3, 2 और कितना हो गया 4।
इसकी जगह डी वाली वैल्यू आपकी कितनी है वो लिखनी है 814, यहाँ आ जाएगा 8 1 और कितना 4। इसके बाद सेम लिख देना 3 -1 और 2, ये आ गया। फिर del 3 निकालना है, तो del 3 की जगह क्या आएगा, del 3 की जगह अब की बार 3 2 और 4 सेम लिखना है। फिर -2 1 और -3 सेम लिखना है। अब लास्ट वाली जो वैल्यू उसकी जगह डी वाली वैल्यू लिखनी है। डी क्या है 8 1 और कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब आपको del 1 del 2 del 3 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो del 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे वो सुनो जरा। 8 है यहाँ, 8 को लिख दिया। फिर ये हो गया 2 और माइनस का ये कितना हो गया 3, तो ये हो गया आपके पास 2 माइनस कितना 3 प्लस ये हो गया आपका 2। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो 2 प्लस कितना हो गया आपका 4। इसके बाद देखिए आपका 3 है प्लस का 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -3 आएगा, यहाँ लिखा -3 आ गया। इसको इससे किया तो माइनस का कितना हो गया 4, ये 4 लिख दिया। इसकी वैल्यू निकालोगे 8 आ गया, ये माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 8 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 12 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास माइनस का कितना हो गया 7 और ये 21 हो जाएगा, ठीक है 21 हो गया। अब देखिए यहाँ से 4 बचेंगे और इधर 21 है, 21 में से आप कितना घटा दीजिएगा 4, तो 17 बचेगा, वही माइनस का 17 आएगा आपका, यहाँ माइनस के 17 लिख दिए। ये वाली वैल्यू भी क्या नहीं है आपकी 0 नहीं है। इसके बाद निकालते हैं del 2। del 2 निकालेंगे तो वही 3 लिखना है पहले, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 आया, प्लस का 4 आएगा, तो ये हो गया 2 प्लस कितना 4। फिर माइनस का 8 लिखिएगा, ये हो गया 4, यहाँ लिख दिया 4, ये हो गया माइनस, तो प्लस का कितना हो गया आपका 4 लिख दिया सबने, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद 3, तो 3 लिख दीजिएगा, यहाँ प्लस का 3 और इसके साथ क्या आएगा 8 माइनस का 4, 8 माइनस का 4, 3 इंटू ये कितना है आपका 6, 6 इंटू 3 18, यहाँ हो गया 8 तो 64, ये 64, ये हो गया आपके पास कितना 4, 4 इंटू, तो ये हो गया आपके पास यहाँ 3 इंटू कितना है 4 12, ये लिख दिया सबने। यहाँ से ये दोनों मिलकर आपके पास हो गए 30, 30 में से ये घटाओगे तो ये हो गया नेगेटिव आपके पास माइनस का 34। अगला सवाल प्यारे बच्चों del 3 की वैल्यू देखिए 3 और यहाँ लिखा होगा आपने 4 प्लस कितना है आपका 3, ये लिख दिया मैंने। फिर माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो 8 आ गया माइनस का 4, 8 माइनस आपके पास 4। फिर प्यारे बच्चों देखिए 8 लिखा है तो यहाँ लिख दीजिएगा 8 और इसके साथ वैल्यू जो आएगी वो देखिए माइनस का ये हो गया 6 आपके पास -4, माइनस का 6 और माइनस का 4। यहाँ से अपन वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया आपका 7, 7 इंटू 3 21। फिर आपके पास हो गया 4, 4 इंटू 2 8 लिख दिया। फिर कितना है ये माइनस का 10, तो माइनस का कितना हो गया 18। ये आपको समझ में आ गया होगा शायद, तो ये मेरे हिसाब से बचेगा 29 घटाओगे तो माइनस का 57 बचेगा, 51 बचेगा, सॉरी यहाँ माइनस का 51 बचेगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से del 1 del 2 del 3 निकाल लिया और del की वैल्यू आपने निकाल ली। इन सब से आपको मालूम चल रहा है कि del की वैल्यू जब 0 नहीं है तो निकाय आपका संगत है, और इन सब से भी आपको जानकारी मिल रही है कि इसमें कोई भी वैल्यू क्या नहीं है आपकी 0 नहीं है। इसका मतलब निकाय आपका संगत भी है और इसका जो हल आएगा वो अद्वितीय हल आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी आपकी ना वो आएगी del 1 अपॉन में कितना del, y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी del 2 अपॉन में कितना del, और z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी del 3 अपॉन में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों del आ जाएगा, समझ गए। तो x की जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास -17 अपॉन में -70 इक्वल्स टू 1 आएगा, इक्वल्स टू del y की जो वैल्यू है -34 अपॉन में -17, ये वैल्यू आएगी आपकी 2। फिर अगली जो वैल्यू है वो -51 अपॉन में -17 इक्वल्स टू कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो x y z की ऑलरेडी दोनों सवालों से मैंने बता दिया, x इक्वल्स टू 1 आएगा, y इक्वल्स टू 2 आएगा और z इक्वल्स टू कितना आएगा 3 आएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपके पेपर में पूछा है और ये भी एग्जाम्पल में से ही पूछा गया है, तो समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला सवाल क्या था प्यारे बच्चों। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया वो इंटीग्रेशन का है, और इंटीग्रेशन में आप लोगों को 20 सवाल जो पूछा है वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से पूछा है, ठीक है ना, यानी खंड से समाकलन विधि का जो सवाल है, और वो भी एग्जाम्पल में से ही सवाल पूछा, कितनी अच्छी बात है। यहाँ से देखिएगा सबसे पहले कोस इनवर्स रूट x अपॉन a प्लस एक्स और dx आपको दिया हुआ था। आपको कहा गया है कि x के सापेक्ष इसका क्या कीजिए, समाकलन कीजिए। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ प्रतिस्थापित इसलिए करना है कि यहाँ इनवर्स दिखाई दे रहा है, और इनवर्स में अगर x की जगह आप कुछ इनपुट कर दोगे
तो अगर पुट करने पर ये सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करना आपके लिए आसान रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पुट क्या करना है वो ध्यान रखना है। पुट करना है x की जगह आपको a tan स्क्वायर और कितना आ जाएगा आपका थीटा। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों dx आपके पास आ जाएगा 2a और कितना tan थीटा, और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा d थीटा। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए x की जगह ये वैल्यू रखोगे तो i इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कोस इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा रूट के बाद x की जगह क्या आएगा a tan स्क्वायर और थीटा अपॉन में आएगा वो a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है। इनटू क्या आएगा वो देखिए 2a tan थीटा इंटू क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से प्यारे बच्चों ए दोनों में कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर आपका sec स्क्वायर हो जाएगा। तो i इक्वल टू अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी कोस इनवर्स, और यहाँ देखिएगा ये लिख दिया रूट, तो ये ऊपर वाला तो आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा, नीचे वाला हो गया आपका कितना sec स्क्वायर थीटा लिख दिया, इंटू 2a और tan थीटा और क्या हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये 2a कांस्टेंट है बाहर ले आओ, ये tan स्क्वायर अपॉन में sec स्क्वायर है, रूट तो हट जाएगा, लेकिन ये अंदर जो भाग बचा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। i बराबर ये 2a मैंने बाहर लिख दिया कोस इनवर्स, और ये अंदर जो लिखा है ना ये प्यारे बच्चों आपका sin थीटा बन जाएगा, और ये हो गया आपका tan थीटा इंटू कितना sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। समझ में। इस साइन और इस कोस में इस चीज को हटाने के लिए पीछे आपको इसका एक फॉर्मूला बताया मैंने पहले जो सवाल कराया है, इसमें साइन की जगह आपको लिखना पड़ेगा cos π/2 माइनस थीटा। तो 2a ये कोस इनवर्स है, इसकी जगह लिखोगे आप कोस और यहाँ लिखोगे π/2 माइनस कितना हो गया थीटा। इससे क्या हो गया ये कोस में चेंज हो गया, यहाँ लिख दीजिएगा tan थीटा इंटू कितना sec स्क्वायर थीटा इंटू कितना डी थीटा। कोस से आपका ये वाला कोस कैंसिल हो गया, i इक्वल टू आपके पास आ गया 2a और यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस कितना थीटा, और ये हो गया आपका tan थीटा इंटू ये हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब देखिए इंटीग्रेशन आपको करना है बाई पार्ट से, तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा क्या है आपका सेकंड फंक्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक तरीके का एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो ये वाला और ये वाला दोनों जो दे रखे हैं इसमें, ये फर्स्ट है आपका और ये क्या है आपका सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पहले आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, u इंटू वी में अगर आपके पास ये u फर्स्ट फंक्शन है, ये वाला आपका सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट को बाहर लिखना है, सेकंड का आपको इंटीग्रेशन करना है, माइनस फर्स्ट जो बाहर लिखा था उसका डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड का इंटीग्रेशन वापस करना है, जो वैल्यू है उसका होल इंटीग्रेशन करना है। ये आपका एक फॉर्मूला है इसका। अब इसमें सारी वैल्यू अगर मैं रखना चाहूँ तो i इक्वल टू आपके पास आएगा 2a, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं, i इक्वल टू आएगा 2a। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करने के लिए आपको u को बाहर लिखना है, इसको बाहर लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका π/2 माइनस कितना थीटा हो गया। उसके बाद देखिए tan थीटा इंटू कितना है sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा है, माइनस यहाँ से आपको डेरिवेटिव किसका निकालना है और वो भी थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है। ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप गलती से x को पकड़ के बैठ गए तो फिर गलत हो जाएगा सवाल। यहाँ आ जाएगा आपके पास tan थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये बात सब बच्चों को याद होगी। इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका थीटा के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं पूरा सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, इतना समय आपके पास भी नहीं है कि आप वहाँ पेपर में इसको पूरा सोल्व करके बताओ। जिस बच्चे को आता है सोल्व करना वो आसानी से कर सकता है, वरना डायरेक्ट आप लिख सकते हो। इसको बार बार मैंने आपको पढ़ाया है कि इसकी वैल्यू होगी tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस c। क्यों होगी वो सुनो। अगर ये x है या मान लो ये आपके पास fx है और ये f डैश x है, या ये मानकर चलिए आपके पास ये कोई भी फंक्शन है, मान लो t मान लेते हैं इसको, t मानकर अगर इसका करोगे तो ये t मानते ही आपके पास इसका अवकलन होगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, ये हट जाएगा dt आ जाएगा, इसकी जगह t आ जाएगा। t का dt की रिस्पेक्ट में करोगे तो t स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा और t की वैल्यू वापस रखोगे तो tan स्क्वायर थीटा बटे 2 आएगा। ये वैल्यू आ गई अपने पास, यहाँ दोनों जगह रखेंगे तो प्यारे बच्चों आपको ये मिलेगा इसका इंटीग्रेशन। i इक्वल्स टू कितना आएगा 2a, यहाँ बचेगा आपके पास π/2 माइनस कितना थीटा, यहाँ आएगा आपके पास कितना tan, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस देखिए इसका थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे, इसका 0 इसका -1, -1 को बाहर लिख दोगे ये हो गया +1।
इसका इंटीग्रेशन आपने अभी किया है, लेकिन ये बाहर होल इंटीग्रेशन हो रहा है, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें आप लोग। तो ये आपके पास आ जाएगा पूरा tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना 2, और ये हो गया आपका d थीटा। बात समझ में आ गई। देखिए ये वाली वैल्यू है, इसका -1 है तो इसको मैंने प्लस बना दिया। ये आपके पास tan स्क्वायर थीटा बटे 2 है, लेकिन इसका होल इंटीग्रेशन है तो यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखिए i इक्वल्स टू आएगा आपका 2a, यहाँ देखिए π/2 माइनस कितना थीटा, इसकी वैल्यू है आपके पास tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो गया 2। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1/2 को बाहर लिखिए, tan स्क्वायर बचा, इस tan स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा -1, और कितना आ जाएगा d थीटा आएगा। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, लेकिन sec स्क्वायर में चेंज कर दोगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। आपके पास इसका फाइनल आंसर जो है वो इस प्रकार लिखना है π/2 माइनस कितना थीटा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना 2, यहाँ प्लस 1/2। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी tan थीटा, ये हो गया tan थीटा, माइनस क्या होगा 1 की वैल्यू थीटा होगी, और प्लस क्या हो जाएगी आपकी c वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ आपका ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको दिए गए सवाल में कहीं भी थीटा लिखकर नहीं दे रखा। आपको कहीं भी जब आंसर बताओ उसमें थीटा नहीं लिखना, इसका मतलब यहाँ से सब जगह से थीटा को हटाओ। थीटा को हटाने के लिए देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी tan इनवर्स और रूट x अपॉन में कितना मिलेगा आपको a मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको थीटा की वैल्यू ये याद रखनी है, यही लिख लेना उसी वक्त। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू लिखोगे तो ये हो गया i इक्वल्स टू 2a, यहाँ लिख सकते हो π/2 माइनस tan इनवर्स, और ये हो गया आपका रूट x अपॉन में कितना a। इसके बाद देखिए tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर की वैल्यू क्या है x अपॉन a, तो आपके पास आ जाएगा ये, यहाँ से वैल्यू जो निकालोगे वो आएगा x अपॉन में कितना a, लेकिन इसके साथ 2 और है, 2 दोनों में कॉमन है तो मैं दोनों में से ये 2 बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ये 2 यहाँ आ जाएगा, प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपका रूट x अपॉन a, तो यहाँ आ जाएगा रूट x अपॉन में कितना a, माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है वो भी मालूम है, ये रहा, तो ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स, और ये आ जाएगा रूट x अपॉन में कितना a। प्यारे बच्चों यहाँ प्लस का क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। अब आपको लगता है कि और आगे इसको सोल्व कर सकते हैं तो और आगे भी कर सकते हो, वरना यहीं तक छोड़ सकते हो। वैसे इसको अंदर इंटू करोगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, लेकिन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 2 काट दो ज़्यादा बस। अगर इतना भी आपने सवाल किया है तो आपसे एकदम सही आंसर आपका ये है। समझ में आ गया होगा सवाल आप लोगों को शायद। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चों, तो देखते हैं अगला सवाल जो अपना है वो 20 नंबर का है। दिया गया है आपको कि एक वक्र y स्क्वायर बराबर 4ax है, दूसरा x स्क्वायर बराबर 4by है, दोनों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल दिया है और आपको टेस्ट में कम से कम 4-5 बार ये सवाल दे दिया गया होगा। तो देखते हैं सबसे पहले इन दोनों परवलयों का, 2 परवलय हैं, आपको मालूम है कि दोनों परवलय किस टाइप के हैं। तो देख लीजिएगा एक बार, इसका डायग्राम मैं इधर बना रहा हूँ, आप लोगों को पहले नहीं बनाना था, पहले कुछ चीजें लिखनी थी और वो बातें आप लोगों को सबको बता रखी है। मैं डायरेक्ट आपको जो शॉर्ट बातें हैं वो बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ से। देखिएगा यहाँ से अपने को क्या करना था कि 2 बातों के बारे में विशेष ध्यान रखना था कि एक तो आपके पास ये जो वक्र दे रखा है ये परवलय है, दूसरा परवलय आपके पास यहाँ से जाने वाला और इधर जाने वाला ऐसा परवलय है। ये दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी काटते हैं, ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपसे पूछा है इन दोनों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल बताना, तो आपको सबसे पहले इसमें एक स्ट्रीम बना लेनी चाहिए थी, सब बच्चों ने ये बनाई होगी। एक आपको ये पॉइंट जो दे रखा है ये मान लो O है, O A और ये B मान लेता हूं मैं और ये C मान लेता हूं। ये O A B से और B C O तक ऐसा एक वक्र आपको दिखाई दे रहा है। इस भाग का आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है कि कौन सा भाग आप लोगों का यहाँ से जो दिया गया है वो इस पूरे का हल होगा, यानी इस भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो एरिया दे रखा है इस एरिया का आपको क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। ये छायांकित भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है इसका अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से ये नीचे वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, ये दोनों वक्र हैं आपके पास। आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि जो ऊपर होता है उसको आप चाहे y1 मान लो, ये y1 का वक्र है और ये किसका है, y2 का है, ऐसा भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये पॉइंट जो B है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो यहां लिखना चाहिए था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी समीकरण से आप लोगों को इन दोनों को हल करना था।
तो पहले बच्चों बहुत ध्यान से देखना इन चीजों को। यहां से y की वैल्यू निकालकर आप यहां रख सकते थे, यहां से x की वैल्यू निकालकर आप यहां लिख सकते थे। दोनों में आपको कोई एक काम करना चाहिए। यहां चाहे तो y की वैल्यू निकालो चाहे x की निकालो। मैं यहां से y की वैल्यू निकालता हूं और यहां रख देता हूं। क्यों निकालता हूं उसकी वजह सुनो। अपने को जो स्ट्रीम जानी है ना वो ऐसे जा रही है, समझ गए? वो y-x के समांतर है और x-x के वो लंबवत है। तो आप लोगों को पता चल गया कि अपने को लिमिट किसकी जरूरत पड़ेगी, x की लिमिट की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया ना मेरे बच्चों? तो मैं x की वैल्यू निकालने के लिए यहां से y की वैल्यू निकालता हूं। y की वैल्यू आएगी x² अपॉन में कितना आएगा 4b। ये वैल्यू किसकी है, y की। ये वैल्यू उठाकर यहां रख देता हूं तो मेरे को मिलेगा x की पावर 2 अपॉन में 4b और इस पूरे का क्या आएगा होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4ax। पहले बच्चों इसको सॉल्व करते जाओ। x की पावर कितना हो गया 4 इक्वल टू ये हो गया आपका 16b स्क्वायर और इनटू में कितना है 4a और कितना है x है, ये दिया हुआ। यहां से x की वैल्यू जब निकालोगे तो ये देखिएगा x की पावर 4 है, इसको इधर ले आइए माइनस, ये हो गया आपका 64 तो 64 a और b स्क्वायर हो गया इक्वल टू क्या है 0 है। यहां से देखिए ये मैंने लिख दिया 64 और ये हो गया a, ये b स्क्वायर और एक x बच गया। इन दोनों में से पहले बच्चों x कॉमन आ रहा है, एक x को कॉमन ले लीजिए। x की पावर 3 माइनस ये हो गया 64 a और b की पावर कितना 2 इक्वल टू क्या आएगा 0। यहां से x की वैल्यू आपको 0 नहीं लेनी है क्या, तो x की वैल्यू अगर 0 लेते हो तो आ जाएगी, क्योंकि एक इनिशियल पॉइंट यही है, x पर 0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 0 आएगी। दूसरी वैल्यू देखिए, यहां से x की पावर 3 माइनस ये हो गया 64 a और b और इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना है 0। इसको पहले बच्चों आपको लिखना आना चाहिए x की पावर 3 माइनस ये 64 है, इसको लिख सकते हो आप 4 की पावर 3, ये a है, इसको लिख सकते हो आप a की पावर 1 अपॉन में 3 और इसकी पावर कितना 3। इसको लिख सकते हो b की पावर कितना 2 अपॉन में 3 और इसकी पावर कितना लिखना है अपने को 3 इक्वल टू 0। ये हो गया पहले बच्चों x की पावर 3 माइनस 4 और ये हो गया a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 और इस पूरे की होल पावर कितनी है 3 इक्वल टू क्या है 0। अब सुनो जरा, ये a माइनस b है तो अपने को सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू जो है वो एक की बार इसका a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला सब बच्चों को याद होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। इसमें अगर a माइनस b वाला एक मान लोगे तो आपको जो चाहिए ना वो वैल्यू आ जाएगी, बाकी छोड़ दो, अपने को कोई जरूरत नहीं है। इसका एक फैक्टर जो आएगा वो आएगा x माइनस 4a 1/3 और ये आएगा b की पावर 2/3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। x की दो वैल्यू आपके पास मिल गई पहले बच्चों, एक x बराबर 0 मिल गया और दूसरा आप लोगों को x बराबर कितना मिल गया 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। अपने को xy चाहिए था तो दोनों x की वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब ये है पहले बच्चों, मैं पूरा नहीं निकाला हूं, यहाँ y की वैल्यू की मुझे जरूरत नहीं है, होती तो मैं निकाल लेता। ये x बराबर 0 है और यहाँ x बराबर कितना है, x बराबर दूसरा आपके पास है 4a, ये लिख दिया मैंने 4a की पावर 1/3 b की पावर कितना है 2/3। मेरे को सिर्फ इतनी जरूरत है, मैं इतना ही निकालूंगा। y की वैल्यू अगर मुझे पता करनी होती, जरूरत होती तो मैं निकाल लेता हूँ, वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी बच्चे ने निकाला है तो भी गलत नहीं होगा, सवाल आपका सही होगा। अब देखिए आगे अपने सवाल को कैसे हल करते हैं वो सुन लीजिएगा जरा। अब अपने को इसका एरिया निकालना है। ये तो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए, 0 0 y की वैल्यू भी 0 आएगी और x की वैल्यू में अगर y की निकालनी है तो x की वैल्यू को उठाकर यहां रख दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं नहीं निकाला हूं क्योंकि समय को देखते हुए और आप लोगों की मेहनत को भी देखते हुए मुझे पता है आप सबने निकाला भी होगा और नहीं भी निकाला तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं करेगा सवाल को। यहां से अब एरिया निकालना है। दो वक्रों से घिरे हुए छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको मालूम है। यहां मैं सीधा लिख रहा हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये क्या है वो सुनो, भाग ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, भाग ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, यही ऐसा है, ठीक है ना। अब सुनो पहले बच्चों, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा y1 माइनस क्या होगा y2 होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है बड़े में से छोटे वाला हमेशा घटता है और यहाँ आ जाएगा आपका dx। y1 क्या है, y1 है ये वाला परवलय है, y2 क्या है ये वाला परवलय है, समझ में आ गया। जिसमें x स्क्वायर है वो y2 है, जिसमें x y स्क्वायर है वो वाला ये परवलय है। अब देखिए इसमें y1 और y2 की वैल्यू रखेंगे। y1 की वैल्यू क्या होगी पहले बच्चों को सुनिए, y1 की वैल्यू आप लोगों के पास होगी वो होगी y² = 4ax है, तो ये हो जाएगा √4ax।
तो यहाँ y1 आपके पास आ जाएगा √4a और x माइनस y1 क्या है, यहां से आप लोगों के पास y2 जो है वो ये वाला है, ये देखिए ऊपर वाला जिसमें x स्क्वायर है, x स्क्वायर इसमें y की वैल्यू क्या आएगी, इसमें आएगी x स्क्वायर अपॉन में कितना 4b और ये हो जाएगा आपका dx। बात समझ में आ गई। इधर लिखा हुआ है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो √4 में से 2 तो बाहर आ जाएगा, √a आ जाएगा और x की पावर 1/2 है, एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे आ जाएगा आपका 2/3 माइनस x की पावर 3 का हो गया, x की पावर 2 का हो गया 3/4 b इंटू कितना 3, ये लिख दिया। लिमिट कितनी है पहले बच्चों, वो पहले लगानी थी, मैंने अभी लगाई नहीं है, वो लिख देता हूं मैं। 0 से लेकर कहां तक है, ये 4 की पावर, यहाँ 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, यहाँ भी लिख देता हूं 0 से लेकर कहां तक है, 4a की पावर 1/3 और ये हो गया b की पावर 2/3। समझ गए सारे बच्चे। यहां जब लिमिट लगाओगे तो ये 0 आ जाएगा और यहां आ जाएगी 4a और इसकी पावर 1/3 और b की पावर होगी आपकी 2/3। यहां से x में रखोगे तो ये 2 पर चला जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा तो √a हो जाएगा। x की जगह ये वैल्यू रखो, x की जगह रखोगे तो ये आएगा 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 होल पावर 3/2 माइनस यहां से ये हो गया 1/12 और ये b, x की पावर 3 का मतलब इसका होल क्यूब है 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 की होल पावर 3। अब 0 करोगे तो यहाँ 0 लिखोगे तो भी 0, यहाँ 0 लिखोगे x की जगह तो भी 0, यानी दोनों वैल्यू जो आएगी डबल लिमिट लिखने के बाद वो 0 आएगी। मैं नहीं लिख रहा हूं, उसको छोड़ दिया। यहाँ आएगा आपका 3, देखिए 3 तो आएगा। अब a की पावर कितनी है, ये 4 है, 4 की पावर आपके पास है, पहले उसका रूट निकालोगे 2 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे 8 आएगा, ये लिख दिया मैंने 8। ये √a है, इसकी पावर करोगे 3 से 3 कैंसिल, a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर में आधी पावर को ऐड कर दोगे, ठीक है, ये 2 पावर थी, इसमें आधी पावर आप ऐड कर दोगे 5 कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा। समझ गए मेरे बच्चों। b की पावर 3/2 है तो 3 से 3 और 2 से 2 कैंसिल तो आपके पास b बच जाएगा माइनस ये हो गया 1 में b। इसकी पावर 3 करनी है अपने को, तो 4 की पावर 3 करोगे तो ये हो गया 4 की पावर 3 इनटू ये a की पावर है तो a आ जाएगा, ये b की पावर है तो b का 2 आ जाएगा पावर। अब सुन लीजिएगा जरा, इस b से ये वाला b कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। यहां से देखिए 1 4 आप कैंसिल करोगे तो 4 की पावर, यहां तो 3 आ जाएगा लेकिन यहां 4 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका 24 और यहाँ a की पावर 3/5/2, यहाँ लिख दिया मैंने 5/2 और ये हो गया आपका b माइनस ये कितना हो गया आपका 16 बटे कितना 3 और यहाँ लिखोगे तो ये आएगा आपका a और यहाँ आएगा आपका b। इतनी बातें सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। शायद ये बात सब बच्चों को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। इसको सोल्व करना था आपको और ऐसे ही सब सवालों को करना था। तो चलते हैं अगले सवाल की। देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल है वो हमने जो आपको मॉडल पेपर में सवाल दिया था, सेम सवाल उसने पूछा है डिटो। उसमें शायद मैंने 32 नहीं लिखा था, उसकी जगह कुछ और संख्या लिखी थी, बस आपको उसकी जगह ये अंक दिया गया, इतना ही डिफरेंस है। बाकी सवाल क्या है वो सुनो। आपको कहा गया है कि वृत्त x² + y² बराबर 32, रेखा y बराबर x और x x से घिरे हुए प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है, आपको दिया गया जो वक्र है वो क्या है, वो एक वक्र दे रखा है जिसका वृत्त है जिसका केंद्र आपका क्या है, मूल बिंदु यानी 0 0 है और जिसकी त्रिज्या √32 है। समझ गए ना, √32 है वो दे रखा है, वो वक्र है आपका। इसका मतलब ये है कि आपका ऐसे 0 0 सेंटर वाला एक सर्किल है, ये सर्किल मान लो आपके पास है, इसमें ये आपका x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, ठीक है तेरे बच्चों। और देखिए एक रेखा है y बराबर x, रेखा कौन सी है, y बराबर x है। मान लो आपकी रेखा यहां से जाती है ऐसे, ये वाली रेखा y बराबर आपके पास x है। ये कह रहा है इन दोनों से घिरा हुआ x एक्सिस से परिबद्ध प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अब y एक्सिस से कहता तो ये वाला क्षेत्र लेते हैं अपन, x एक्सिस से कहा, इसका मतलब अपने का एरिया जो है ना वो ये वाला है। समझ में आ गया ना सबको। अब देखिए इस एरिया, इसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहां से सबसे पहले आपको मालूम है कि वक्र अलग चेंज हो रहा है, इससे पहले का वक्र अलग है और इसके बाद का वक्र अगर अलग है तो आपको सबसे पहले इसको 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा और दोनों की अलग अलग स्ट्रीम बनानी पड़ेगी। इसकी स्ट्रीम जब अलग बनाओगे तो आपके पास ये वाला वक्र आएगा
और इसके स्टैंड जब बनाओगे तो ये वाला वक्र लेना पड़ेगा, यानी एक में आपका वक्र जो है वो ये रेखा होगी y बराबर x वाली, एक का जब वक्र लेोगे तो y जो आपका होगा वो होगा √32 माइनस कितना होगा x स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई? एक में वक्र सर्किल होगा, एक में वक्र आपका रेखा होगा। ये वाला x एक्सिस आपको मालूम है, यहाँ ये दे ही रखा है आपको, ये दोनों कहां प्रतिच्छेद करते हैं, पहला काम वो होगा, वो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि लिमिट आप निकाल पाओ। अब अपने को मालूम है कि अपने से छायांकित भाग पूछा है, तो छायांकित भाग है कौन सा पहले तो ये पता करो। ये भाग जो है ना आपका ये वाला, ये इसका छायांकित भाग है पहले बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है अपने को। ये जो भाग है इसका एरिया अपने को ज्ञात करना है इस पूरे का। ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित वो भाग है जो आपसे पूछा गया है, जिसका एरिया आपको ज्ञात करना है, वो भाग है ये वाला। ठीक है, इसका एरिया ज्ञात करना है तो अपन इसमें शुरुआत करते हैं। मान लो आपको इक्वेशन दे रखी है, तो ये वाली इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन सेकंड है। जो लैंग्वेज मैंने पहले बता रखी है वही लैंग्वेज आपको लिखनी है, मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट सवाल बता रहा हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करोगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करना है, y स्क्वायर जो है इसकी जगह यही लिख लोगे आप लोग, तो y इक्वल्स टू x यहां लिखोगे क्योंकि रेखा और इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो x स्क्वायर प्लस आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 32, ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 32, x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 16, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया प्लस माइनस आ गया आपका 4। समझ में आ गई बात? एक चीज का ध्यान रखना है आपने को प्यारे बच्चों, ये वाली जो कंडीशन है यहाँ x की वैल्यू कितनी है 0 है, यहाँ x जो है ना वो आपका x बराबर -4 है, लेकिन अपने को ये चाहिए ही नहीं, अपने को कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए। तो यहाँ x इक्वल्स टू कितना है आपका 4 है, ये आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ x की वैल्यू 4 है। समझ गए? y की वैल्यू भी निकाल लेंगे अगर जरूरत है, नहीं जरूरत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जो आपके पास इसकी रेडियस है यानी त्रिज्या है वो √32 है, कितनी है, यहाँ x बराबर कितना है आपका √32 है, और √32 को आप क्या लिख सकते हो आपको मालूम है, 8 × 4 होता है, जैसे भी मालूम है, या 4√2 लिख दीजिए, इसको लिख देता हूँ 4√2। समझ गए? y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ सीधा, x की वैल्यू 4 आएगी तो y की वैल्यू भी 4 आएगी, यहाँ लिख देते हो 4 × 4। ठीक है, वैसे आपको जरूरत नहीं है x की वैल्यू की, जरूरत है सिर्फ तो x बराबर 4। देखो पहली लिमिट जो आएगी वो x बराबर 0 से 4 तक आएगी, अगली 4 से लेकर 4√2 तक आएगी। ये बात सब बच्चों को समझ में आती होगी। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, यहाँ देखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या आएगा वो सुनो। सबसे पहले आएगा आपका, मान लो ये O है, ठीक है, O के बाद यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, तो पहला आएगा OAC भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखोगे भाग OACO का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस किसका क्षेत्रफल निकालना है, प्लस निकालना है आपको ABC भाग का क्षेत्रफल, भाग A B और C का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या होगा सुन लीजिएगा जरा, यहां से भाग OAC O का क्षेत्रफल है इस रेखा से घिरा हुआ भाग, तो सीधा सा आपको मालूम है ये होगा y और कितना dx। ठीक है, प्लस दूसरा क्या होगा, y क्या है, यहाँ y है आपका रेखा, प्लस दूसरा क्या होगा, ठीक है, दूसरा आपके पास होगा y और यहाँ भी dx होगा, लेकिन यहाँ y क्या होगा, सर्किल होगा, वृत्त होगा। ठीक है, पहले वाले की लिमिट है आपकी 0 से लेकर 4 तक, ये 0 से लेकर 4 तक है, अगले की लिमिट 4 से लेकर के और ये है 4√2 तक। पहले में y की वैल्यू रखो तो ये 0 से लेकर 4 आ गया, y क्या है, y आपका x है और ये क्या है dx, प्लस ये क्या है 4 से लेकर ये आपका है 4√2, y की वैल्यू क्या है आपके पास, वो है रूट, और यहाँ लिख दे रहा हूं मैं 32 माइनस कितना है x स्क्वायर। अब 32 को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 4√2 का होल स्क्वायर, 4√2 का क्या आ गया होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा dx। अब पहले बच्चों इंटीग्रेशन निकालना बहुत हार्ड नहीं आपके लिए, क्योंकि आपको मालूम है x स्क्वायर अपॉन में इसका 2 होगा, लिमिट आपके पास 0 से लेकर कितनी होगी 4 होगी, प्लस क्या होगा, इसमें सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला ये वाला है पहले बच्चों, √a² माइनस क्या है x² है और dx है, बराबर क्या होगा। तो सबको देखो ध्यान करना है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ जो दे रखा है वो लिख दो, a² माइनस कितना है x², लिख दिया।
यहां से सीधी सीधी वैल्यू अपने को निकालनी हो तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ बीच में ए स्क्वायर का चिन्ह देखना है, तो यहाँ लिखना है ए स्क्वायर बटे कितना 2, और अगर ये 1 अपॉन होता तो इसका होता साइन इनवर्स, तो ये लिखो साइन इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस क्या आएगा आपका c। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखना है x बटे कितना 2, यहाँ चिन्ह किसका आएगा? ए स्क्वायर का जो साइन है वही आएगा, तो यहाँ से आएगा प्लस का। ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ देखोगे तो आपको क्या मिलेगा वो देख लीजिएगा। x की वैल्यू आपके पास कितनी है? x की वैल्यू x ही है, तो x अपॉन में कितना 2 लिखना है, 2 लिख दो, जो दे रखा है वो सेम लिख दो, तो ये हो जाएगा 4√2 और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस क्या आ गया x स्क्वायर, फिर प्लस आएगा a स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 32 बटे कितना होगा 2, फिर क्या होगा साइन इनवर्स और ये आ जाएगा आपका x बटा कितना 1, x क्या है? x की जगह x ही है, अपॉन a की जगह क्या है? 4√2 है, तो 4√2 लिख दो, क्या है? इस पूरे की लिमिट लगाओ, कहां से कहां लगानी है? 4 से लगानी है, कहां तक? 4√2 तक लगानी है, लिमिट लगा दी। अब इसको सोल्व कर दो, पहले इस 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना 16 बटे 2, 16 बटे 2 कितना हो गया आपका 4, बात समझ में आ गई। फिर देखो अगले को ध्यान से करना, 4√2 लिखोगे यहाँ तो ये 4√2 का स्क्वायर तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 होती है 32 बटे 2 यानी 16, और 4√2 यहाँ लिखोगे ये कैंसिल, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बटे 2, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास प्लस, और इसको लिख दोगे आप लोग 16 बटे 16, ठीक है 32 बटे 2 16 हो गया, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो है वो पाई बटे कितनी 2, माइनस अब क्या लिखना है? 4 लिखना है आप लोगों को, 4 लिखोगे तो थोड़ी बातें आसान हो जाएगी आपके पास, 4 बटे 2, तो ये 4 बटे 2 तो 2 हो गया, लिख दिया। फिर देखिए ये है आपका 4 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर, तो बाहर तो 4 आ जाएगा लेकिन ये बचेगा √2 का स्क्वायर, 2 2 माइनस 1 1, तो ये बचेगा आपका 4, तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं इनटू में कितना आएगा 4, फिर देखो यहाँ लिखना है तो ये हो गया 16, ये 4 से 4 कैंसिल, 1 बटे √2 होता है पाई बाई 4, समझ में आ गई ना वैल्यू बात, पाई बाई 4 की वैल्यू साइन इनवर्स 1 अपॉन √2, तो ये हो गया आपका प्लस, और ये हो गया 16 इंटू पाई बटे कितना 4। इतनी बातें सब बच्चों को शायद समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से लिखना क्या है, ये हो गया 20, यहाँ कितना हो गया 8, तो ये माइनस करोगे, किस में से करोगे? ये 4 प्लस 16 पाई बटे कितना लिखना है 2, माइनस लिखना है आपको 8, माइनस लिखना है आपको 16 पाई बटे कितना 4। अब समझ लो जरा, इसको 2 से काट दो तो ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 8, क्यों काटा आपको सब समझ में आ जाएगा, 4 है तो ये -4 बचेगा, ये 16 पाई बटे 2 है और ये 8 पाई बटे 2 है माइनस का, तो 8 पाई बटे 2 ये बचेगा, बच गया, -4 है और ये 8 है माइनस का 4 बचेगा, दोनों में से 4 कॉमन ले लो, ये 4 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 2, तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया पाई माइनस कितना 1, और यहाँ लिखना चाहिए था आप लोगों को वर्ग इकाई, क्या लिखना है वर्ग इकाई, मात्रक जरूर लिखना है मेरे बच्चों, वर्ग इकाई, ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। जो छायांकित भाग आपको दे रखा है उस छायांकित भाग का क्या आ गया आपका क्षेत्रफल आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाँ मेरे बच्चों देखिए अपना जो सवाल है वो अगला है 22 नंबर सवाल, जो कि आपसे पूछा गया है रैखिक अवकल समीकरण से रिलेटेड है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा पहले कि कौन सी अवकल समीकरण है। देखिए पहले बच्चों इस x को अगर इस y से इंटू करोगे तो x³ और y² आ रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये बर्नौली का अवकल समीकरण है। तो अगर आपने ऐसा लिखा है कि ये अवकल समीकरण कौन सा है तो आपको लिखना चाहिए था ये बर्नौली का अवकल समीकरण है। समझ गए मेरी बात? बर्नौली का अगर नहीं लिखा है आपने गलती से रैखिक लिख दिया तो हो सकता है आगे वाला इसमें नंबर काट ले। तो सुनिएगा ये बर्नौली का अवकल समीकरण है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए आपको इस भाग को देखना चाहिए था, इस भाग को अपने को क्या कर देना चाहिए था, डिवाइड कर देना चाहिए था। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास मिलेगा क्या वो सुन लीजिएगा, ये आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस और यहाँ आ जाएगा y²। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ आएगा dy अपॉन में कितना dx प्लस ये आपने डिवाइड कर दिया तो यहाँ बच गया आपका 2x और tan इनवर्स और y। ठीक है, माइनस का x³ बच गया, माइनस का x³ इक्वल्स टू 0। अगली लाइन में आपको ये x³ लिख रखा है, इस x³ को इधर भेज देना है, तो मैं यहीं से भेज देता हूँ, ये x³ यहाँ लिख दिया। अब प्यारे बच्चों ये जो इक्वेशन बची हुई है उसमें बर्नौली के इक्वेशन में आपको बता रखा है कि जो भी पार्ट x के साथ आता है, ठीक है, उसको अपने को क्या मान लेना चाहिए, उसको अपन v मान लेते हैं। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, क्या पुट कर दिया मैंने कि tan इनवर्स जो आपके पास y है वो वैल्यू किसकी है, v की है। इसका अवकलन करोगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस कितना आ गया y² और ये आएगा dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू क्या आएगा dv अपॉन में कितना dx आ गया।
पहले बच्चों ये 6 नंबर के सवाल थे, लेकिन आपसे इसको सी भाग में पूछ लिया, तो सी भाग की बजाय वहां 2 अथवा में सवाल आते थे, लेकिन इसने क्या कर दिया, डी भाग की बजाय सी भाग में पूछ लिया और दोनों सवाल अलग अलग कर दिए। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। वैसे आपको ये पूरा अवकल समीकरण वाला चैप्टर पढ़ाया और मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि इनमें से कोई ना कोई सवाल आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा और दोनों ही कोई इक्वेशन पूछ रही है, एक बर्नौली और एक रैखिक। तो चलिए पहले बच्चों ये वाली वैल्यू जो है वो इसकी है, तो ये हो गया dv अपॉन में कितना dx, तो यहाँ लिख दिया मैंने dv अपॉन dx प्लस ये 2x आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, 2x डॉट क्या आ गया v इक्वल टू क्या हो गया आपके पास x2। ये इक्वेशन जो आपको नजर आ रहा है ना प्यारे बच्चों, अब ये किसका इक्वेशन हो गया, अब ये रैखिक अवकल समीकरण का रूप बन गया आपके पास। और रैखिक अवकल समीकरण में आपके पास px की जो वैल्यू है ना वो कितनी है 2x है, और qx की जो वैल्यू है ना मेरे बच्चों वो आपके पास कितनी है x क्यूब है। बात समझ में आ गई। अब यहां से अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx होता है, ये होता है। यहां से लिखोगे e की पावर p, p की वैल्यू कितनी है 2x, तो ये लिख दिया 2x और कितना dx। यहां आएगा आपके पास e की पावर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 into कितना आ गया x स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 आपका कैंसिल, आइए जो आपका आ गया e की पावर कितना आ गया x स्क्वायर आ गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों आपको, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाल लिया ना तो आपके दोनों सवाल सही हो सकते हैं अगर आपको ये आता है तो। ये हो गया e की पावर कितना x स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए सबसे पहले आपको मालूम है इसका सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू, ऊपर क्या चीज है यहाँ ये देखनी है, ये नहीं देखनी आपको इक्वेशन, यहाँ v है तो ये लिखना है आपको v इक्वल टू, देखिए पहले बच्चों यहाँ लिखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्या लिखना है, इनटू आप लोगों को लिखना है यहाँ 2x, तो ये लिख दिया मैंने 2x, और इनटू क्या लिखना है आपको dx। IF क्या है, IF है ex स्क्वायर, ये हो गया ex स्क्वायर इनटू v, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ मैंने लिख रखी होगी tan इनवर्स और क्या है y, तो आप लिख सकते हो यहाँ tan इनवर्स और कितना tan इनवर्स और y, ठीक है। नहीं लिखोगे एक बार तो भी चल जाएगा, मान लो मैं यहाँ v की वैल्यू एक बार नहीं लिखता हूँ, ये लिख इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर x स्क्वायर इनटू यहाँ क्या है qx है, qx की वैल्यू क्या है, qx की वैल्यू है x क्यूब, ये हो गया आपका x क्यूब इनटू क्या है d। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा पहले बच्चों, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ex स्क्वायर तो आपके पास है, इनटू क्या लिखना है यहाँ, इनटू में ध्यान रखिएगा यहाँ लिखे x स्क्वायर, तो इनटू में लिखे x dx। अगर इतना समझे तो सवाल आपका हल हो जाएगा आसानी से। अब इस x स्क्वायर को अगर मैं t मान लेता हूँ, यहाँ मैंने फिर पुट कर दिया कि x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा t, तो ये होगा 2x और dx इक्वल्स टू कितना आएगा dt। यहाँ से x dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 और कितना dt, ये लिख दीजिएगा यहाँ। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 1/2 को बाहर लिखिएगा, e की पावर t यहाँ जाएगा, इनटू में देखो इस x dx की जगह तो आपको dt मिल गया, इसकी जगह t मिल गया, तो ये हो गया t और कितना dt। अब इसको बाय पार्ट से करना होगा आपको, ठीक है, खंड से समाकलन से इसको हल करना है फर्स्ट और सेकंड मानकर, और जिन बच्चों ने डायरेक्ट याद कर रखा है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या होता है वो सुन लीजिएगा 1/2 और ये आपके पास आ जाएगा इतना, देखिए फर्स्ट और सेकंड किस किस को मानना है वो दोनों ध्यान करिएगा। पहले आपको एक चीज को फर्स्ट मानना है, आइलेट से करोगे तो आई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, आई का मतलब इनवर्स होता है, तो यहाँ से एल्जेब्रिक पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल जो है वो लास्ट में आएगा। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अब क्या करना है पहले बच्चों, फर्स्ट को बाहर लिखिएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन करिएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को t की रिस्पेक्ट में क्या करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालना है t का, फिर इंटीग्रेशन करना है e की पावर t dt का, फिर होल इंटीग्रेशन आपको इसका करना है dt का। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ 1/2 आएगा और ये आपका t आएगा, t की जगह t, e की पावर t का e की पावर t माइनस देखिए t का t की रिस्पेक्ट में एक हो जाएगा, e की पावर t का e की पावर t, फिर करोगे e की पावर t तो माइनस e की पावर t आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास आएगा 1/2, e की पावर t आपका कॉमन आ गया और ये हो जाएगा t माइनस कितना 1। आपको वैसे भी याद होना चाहिए और अगर कहीं जरूरत पड़े तो आपको आसानी से याद रहे, इसलिए लिख ही देना e की पावर x डॉट x इक्वल्स टू dx होता है e की पावर x माइनस 1 प्लस क्या होगा सीधे इंटीग्रेशन, याद भी होना चाहिए आपको। अब पहले बच्चों यहाँ से मैंने वैल्यू लिख दी, प्लस का क्या लगा दिया सी, t की वैल्यू वापस रखो। पहले यहाँ से लिख रहा हूँ मैं e x स्क्वायर इनटू में v इक्वल्स टू, देखिए ये वाली बात यहाँ से आगे यहाँ लिखना, ठीक है। ये हो गया 1/2, e की पावर t है तो e की पावर e आ जाएगी, t की जगह x स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस कितना 1 और प्लस क्या होगा c। अब आप v की वैल्यू रख दीजिए,
ई एक्स स्क्वायर tan इनवर्स और क्या हो गया आपका y इक्वल टू 1/2 ई एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस क्या हो गया c। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको ई एक्स स्क्वायर को इधर भेजोगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स और कितना y इक्वल टू ये कैंसिल 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये c है तो प्लस c e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात याद रखना है। यही आपका क्या था फाइनल आंसर था इसका जो आपने कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों ये बर्नौली का सवाल था। अगला जो नेक्स्ट सवाल है आपका वो है रेखिक अवकल समीकरण का सवाल। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए अगला सवाल जो अपना है 23 नंबर उसमें लिखा है 1 + y² + x - e tan इनवर्स y dy/dx। ये किस तरीके का अवकल समीकरण है पहले अपने को इसको ढंग से लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप पहचान कर पाओगे। मैंने क्लासरूम में आपको ये बात बताई थी कि जब भी पेपर में आपसे इस तरीके का सवाल पूछेगा तो इस ढंग से लिख कर देगा आपको कि आप उसको समझ नहीं पाओगे कि किस तरीके का अवकल समीकरण है। लेकिन इसने आपके बुक का ही सवाल दिया है और आपको मालूम होना चाहिए जो सवाल आपके बुक में दे रखे हैं वैसे के वैसे सवाल इसने उठाए हैं, कोई ज्यादा चेंज इसने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो देखिए इस सवाल में सबसे पहले आप इस dy/dx को इधर भेजो dx/dy बनाओ तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + y² और ये यहाँ लिख दोगे आपको dx/dy। पहले बच्चों प्लस ये आगे वाला भाग जो वो ऐसे कैसे लिखोगे तो ये आ जाएगा x - e और tan इनवर्स और यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू कितना है 0। यहाँ तक भी आपको ज्यादा समझ नहीं पा रहे हो इस सवाल में तो अपन एक काम करते हैं इस भाग को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ आपके पास आएगा 1 + y² और यहाँ आएगा dx/कितना dy प्लस ये हो गया x इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स और कितना y। अब मेरे बच्चों आप कहोगे कि जब अपने पास रेखिक अवकल समीकरण होती है तो यहाँ कुछ नहीं होता, इसको यहाँ से हटा दो। हटाओगे तो इसको डिवाइड कर दो dx/ में क्या आएगा dy आएगा प्लस ये आ जाएगा x/ में कितना 1 + y² इक्वल टू क्या आएगा e tan इनवर्स और ये हो गया आपका y/ में 1 + y²। अब पहले बच्चों इसको ढंग से देख लीजिएगा ये आपका रेखिक अवकल समीकरण बन रहा है तो आपको यहाँ लिखना चाहिए था इसके नीचे कि दिया गया जो अवकल समीकरण है वो आपका रेखिक अवकल समीकरण है और रेखिक अवकल समीकरण का जो मेथड है उससे अपन इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से px की वैल्यू क्या है आपके पास, px की वैल्यू क्या है तो px नहीं लिखना पहले बच्चों यहाँ लिखना है py। क्यों? क्योंकि ये देखिए y नीचे है, y नीचे है, y नीचे है, यहाँ y का फंक्शन है ये वाला, ये भी x को छोड़कर y का फंक्शन है dx/dy है। जब dx/dy है तो यहाँ py लिखते हैं और इधर क्या लिखते हैं qy लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखना था। एक तरीके से आपका पूरे चैप्टर का निचोड़ इसने पूछ लिया दोनों में ही कि आपने कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। पिछले वाले में उसने साथ में बर्नौली वाली बात पूछ ली, उसके साथ रेखिक अवकल समीकरण पूरी पूछ ली dy/dx वाली, लेकिन इस बार में उसने d और x/dy पूछ रहा है, पीछे वाले में dy/dx पूछ लिया। तो यहाँ py बराबर क्या आएगा 1 में 1 + y² आएगा। यहाँ क्या आएगा ये आएगा e की पावर tan इनवर्स और y/ में क्या आएगा 1 + y²। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों आपको पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहिए था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला होगा e की पावर p और ये आएगा आपका dy। समझ गए मेरी बात? अब की बार dy है, क्यों आएगा वो लिख देता हूं क्योंकि अब की बार जो p है वो x का फंक्शन नहीं y का है, py आएगा। तो यहाँ e की पावर ये py क्या होगा 1 में 1 + कितना y² और ये हो गया आपका dy इक्वल टू e की पावर और इसका करोगे तो ये आएगा tan इनवर्स और कितना पहले बच्चों y आएगा। ये आपके पास IF आ गया, यानी IF की जो वैल्यू है आपकी वो आ गई e की पावर tan इनवर्स और कितना y। अब इसका सॉल्यूशन निकालना तो देखिए ऊपर क्या चीज है उसको पकड़ो, IF लिखो पहले, ठीक है। IF के साथ ऊपर क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ तो यहाँ x लिखना है इक्वल टू यहाँ भी आपको क्या लिखना है IF लिखना है। IF के साथ इधर क्या लिखा हुआ वो देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ वो देखो qy है तो यहाँ आएगा आपका qy और कितना आ जाएगा dy। प्यारे बच्चों IF की वैल्यू आपने निकाली है तो आपके पास आया e और इसके साथ आया tan इनवर्स और कितना y इनटू क्या है आपका x आया। यहाँ देखिए IF की वैल्यू क्या है आपके पास, IF के e की पावर tan इनवर्स और ये हो गया आपका y इनटू qy की वैल्यू क्या है, qy की वैल्यू आपके पास e और tan इनवर्स और कितना y अपॉन में 1 + कितना आ रहा है y² आ रहा है और d और यहाँ y है, ठीक है, dy आएगा ये वाली वैल्यू आपके पास है। अब सुनो जरा, एक tan इनवर्स को मैं अगर t मान लेता हूं तो मेरा सवाल आसानी से हल हो जाता है। पुट करोगे यहाँ e की पावर tan इनवर्स और कितना y, समझ लेना ध्यान से, इक्वल टू मैंने t लिखा, इसका करोगे तो पहले e की पावर x होता है तो उसके अवकलन e की पावर x ही होता है। तो यहाँ e की पावर में जो है वो सेम आएगा tan इनवर्स y, tan इनवर्स y का 1 में 1 + कितना y² और y का हो गया dy इक्वल टू कितना dt। बात समझ में आ गई? ये देखिए इतना भाग जो दे रखा है वो आपको dy के साथ पूरा मिल रहा है ऐसे कैसा,
इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, ये हो गया e की पावर आपका t और इनटू में t इनटू में क्या dt। ये सवाल सेम अभी पढ़ाया मैंने आपको। ये e की पावर t आपका, सॉरी इसमें मैंने एक बात ज्यादा लिख दी है, आपको ध्यान करना है। मैंने क्या किया था, e tan इनवर्स y को अगर t माना था तो ये तो t हो गया। अब ये वाला जो भाग है वो क्या है, dt, तो ये यहाँ आएगा t और कितना dt, ये वाली वैल्यू आई है। तो t की जगह आपको क्या करना है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस क्या हो जाएगा c। यहाँ t की वैल्यू वापस रखोगे तो आपके पास t की वैल्यू क्या है वो समझो। t की वैल्यू है e की पावर tan इनवर्स और कितना है y प्लस क्या है c। इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन में कितना है 2 लिख दिया। अब क्या है बच्चों देख लीजिएगा, इधर है e की पावर tan इनवर्स y और इनटू में कितना है x है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी शायद। ऐसे सवाल को आपको हल करना चाहिए था और आपको इसका फाइनल आंसर, अगर ये ऐसे भी चाहते हो कि इसको इधर ले जाकर लिखें तो इधर ले जाकर लिख सकते हो। इसका भाग दोगे तो एक भाग यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला भाग ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में। तो ऐसे भी लिख सकते थे आप लोग, x बराबर और e की पावर ये हो जाता tan इनवर्स और कितना y अपॉन में कितना हो जाता 2 प्लस c e की पावर माइनस tan इनवर्स और ये हो जाता आपका कितना y। ऐसे अगर आप सवाल करते तो भी आपका सवाल ये लास्ट उत्तर एकदम सही था। चलते प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर। प्यारे बच्चों अगला जो सवाल आपका था 24 नंबर, वो सवाल आपका था 8वें चैप्टर से मैक्सिमा और मिनिमा वाले पोर्शन से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा से पहले तक से एक सवाल आएगा और मैक्सिमा मिनिमा से एक सवाल आएगा। तो ऐसा ही हुआ है कि उससे पहले तक का एक सवाल वर्तमान और आसमान से पूछा है आपसे, और उसके बाद आगे का जो सवाल है वो आपसे मैक्सिमा और मिनिमा का पूछा गया। सवाल बहुत अच्छा है, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बार बार मैं कहता हूँ क्लासरूम में आप लोगों को इस तरीके का सवाल जिस दिन भी पूछेगा, जो बच्चा बहुत अच्छी तैयारी करके गया वही बच्चा परीक्षा में सवाल वो कर पाएगा। जो नॉर्मल तरीके से पहले तक के सवाल करता है वो बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाएगा। वैसा ही हुआ है। देखिए क्या पूछा है कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स रूट है। इसमें बहुत कुछ लिख दिया इसमें। देखिए पहले अपने पास एक शंकु है, मान लो ये शंकु मैंने बना दिया आपके सामने, ठीक है। इस शंकु में क्या क्या बातें आपसे कह रहा है वो सुन लीजिएगा। सबसे पहले मान लो इसका अर्ध शीर्ष कोण जो है वो कितना है, थीटा। समझ गए मेरी बात। इसकी हाइट जो है वो कितनी है, x है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसकी जो रेडियस है वो है आपकी स्मॉल r, मैंने स्मॉल r लिख दी। स्लांट हाइट जो है वो कितनी है, l है, यानी आपकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो l है। यहाँ a पॉइंट है, यहाँ आपका o पॉइंट है, ये आपका b पॉइंट है, ये आपका c पॉइंट है। क्या कह रहा है सवाल को समझो। दी गई तिर्यक ऊंचाई, इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई आप लोगों को दे रखी है, समझ गए। फिर कह रहा है महत्तम आयतन, आयतन जिसका महत्तम होगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लेना है, ये ध्यान रखिएगा। और आगे कह रहा है वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण कितना है, tan इनवर्स रूट 2 है। अब सुनो प्यारे बच्चों सवाल को कैसे अपने को चैनलाइज करना है। यहाँ से सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज है, वो है AOC। इस AOC ट्राइंगल में कौन कौन सी चीजें आप आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको, जो बातें ऊपर हिंदी में लिखनी है मैं बता देता हूँ। माना ABC आपके पास एक शंकु है जिसका अर्ध शीर्ष कोण थीटा है, जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी आधार की त्रिज्या r है और जिसकी स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई जो है क्या है, l है। ये सब चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है समकोण त्रिभुज। इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से में, AOC में। AOC में क्या करना है, AOC में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है AOC समकोण त्रिभुज, AOC लिखा है ना, AOC लिखा सही है, AOC में। और किसे, किसे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखना है वो सुनिए। पाइथागोरस थ्योरम से ये ध्यान रखना है कि आपका कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन अपने को इन चीजों की जरूरत होगी क्या, वो पहले देखेंगे। उससे पहले देखिए अपने को यहाँ लेना है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होगा वो सुनो। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, यहाँ r है, कर्ण क्या है आपका l है। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास कितना, OC लंब है आपका, कर्ण कितना है आपका AC है। तो साइन थीटा बराबर आपके पास वैल्यू जो आई है ना, वो आ गई आपके पास r बटे कितना l, r बटे l, ठीक है।
दूसरा प्यारे बच्चों यही आपको क्या लेना है, कोस थीटा लेना है। कोस थीटा बराबर क्या है, कोस थीटा बराबर आपके पास होगा AO अपॉन में कितना होगा, AC होगा। ठीक है, तो यहां से कोस थीटा बराबर अपने को लिखना है, तो AO की वैल्यू क्या है, AO की वैल्यू आपकी H है, AC की वैल्यू आपके पास कितनी है, L है। यहां से दोनों तरफ ध्यान करिएगा, मैंने ये काम क्यों किया है, क्योंकि आपको कह रहा है आयतन क्या सिद्ध करना है, महत्तम सिद्ध करना है। जब भी आयतन महत्तम सिद्ध करना है, इसका मतलब फंक्शन तो आपका आयतन ही होगा ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या है वो सुन लीजिएगा, वो है आपके पास, इधर लिख दीजिएगा इसको नीचे, ताकि अपने पास जगह भी काम आ जाए। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है पहले बच्चों, V बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। मगर यहाँ तो L की चर्चा कर रहा था वो कि L दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो L के यहाँ ही मिला। इसका मतलब आपके लिए ये R और H जो है दोनों को किसमें चेंज करिएगा, आपको L में चेंज करिएगा। L में कैसे चेंज करेंगे पहले बच्चों देखो, V बराबर हो गया 1/3 पाई, R की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो R की वैल्यू आएगी आपके पास L sin थीटा। यहां से H की वैल्यू निकाल लीजिए, तो H बराबर आएगा आपका L cos थीटा। शायद मेरे हिसाब से दोनों बातें सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। R और L दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई, ये वैल्यू यहां रख दीजिएगा। तो यहां R लिखना है अपने को L sin थीटा और H अपने को लिखना है L cos थीटा। तो R की जगह क्या है, वो है L sin और थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दो, इनटू H की जगह क्या है L cos थीटा, तो यहां लिख दो आप L cos थीटा। V बराबर है बच्चों 1/3 और ये हो गया पाई, L स्क्वायर L तो ये हो गया L क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई। प्यारे बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट है, ध्यान रखना यहाँ L जो है वो वेरिएबल नहीं है, L कांस्टेंट है, क्योंकि दिया हुआ है इसका मतलब वो कांस्टेंट है, और यहाँ थीटा है वो क्या है, वेरिएबल है। अपने को इसका जो डेरिवेटिव अब निकालना है वो थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, ना कि L के रिस्पेक्ट में निकालना है, ये ध्यान रखिएगा आपको। सबसे पहले अपने को v का थीटा की रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो यहाँ लिखोगे dv अपॉन में कितना d थीटा, समझ गए। यहाँ पाई L क्यूब और अपॉन में कितना 3 है, ये कांस्टेंट है, पूरा बाहर लिख देंगे। अब इसका अपन करेंगे अवकलन, अवकलन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ये कोस थीटा पहले से था, ये कोस थीटा अगर पहले से था तो इस कोस थीटा को इसके साथ लिख दो, तो ये कोस थीटा होगा। अब पहले बच्चों कोस थीटा का करना है, तो कोस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हो गया माइनस साइन और कितना हो जाएगा ये थीटा। बात समझ में आ गई होगी आप सबको। अब एक बार और अपने को यही काम करना होगा, इस बार आप अपनी मर्जी से कैसे इस सवाल को हल कर सकते हो सकता है कि आप यहाँ से साइन 2 थीटा की जगह वैल्यू रख दो, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 साइन थीटा और कोस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा इनटू में कोस थीटा। आप कैसे भी करो सवाल को अच्छे ढंग से हल करना है। यहां से दोबारा अगर करते हैं तो ये d2v अपॉन में d थीटा 2 लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू देखिए ये पाई L क्यूब अपॉन में कितना आ गया 3। यहां पहले बच्चों आपने किया होगा साइन का, तो 2 साइन का 2 कोस हो गया, तो ये हो गया 2 कोस, और यहां कोस की पावर कितना हो गया 3, ठीक है थीटा। यहां से कोस स्क्वायर का करोगे तो बाहर तो 4 आ जाएगा, ठीक है, साइन की जगह साइन है, लेकिन इसका करोगे तो ये आएगा 2 4 साइन थीटा इनटू इसका बचेगा कोस थीटा, ठीक है। अब इस कोस का करोगे तो माइनस साइन आएगा, माइनस तो यहां लगा दिया आपने, साइन आएगा तो इसका साइन का स्क्वायर कर दो, हो गया। इसके बाद देखिए साइन क्यूब का करना है, साइन क्यूब का होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा। इसका 2 बार आपने क्या कर दिया है, डेरिवेटिव निकाले। अब देखिए पहले तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका 3 है, तो टोटल मिलकर कितना हो गया 7। तो यहां आपके पास आ जाएगा d2v अपॉन में कितना d थीटा 2 इक्वल्स टू पाई L क्यूब अपॉन में कितना है 3 अपॉन में यहाँ 2 कोस और ये हो गया क्यूब थीटा माइनस ये हो गया 7, यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस थीटा। ये पहली बार जो आपने डेरिवेटिव निकाला था वो अपने को लिखना है। ये पहली इक्वेशन आपके पास यहाँ आई थी, मैंने लिखा था, ये वाली आपकी इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन आपकी 3rd है। अब प्यारे बच्चों 2 वाली इक्वेशन से अपने को क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी, तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में dv अपॉन में d थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 0 आएगी, ठीक है।
इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रखोगे, ये पूरा 0 में चला जाएगा, दोनों में से कॉमन आ रहा है sin थीटा आपके पास, sin थीटा को कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ मैंने sin थीटा को कॉमन लिया, उसके बाद भी यहाँ बचेगा 2 और कितना cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना बचेगा आपका sin स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 0। sin थीटा इक्वल्स टू 0 लेने पर थीटा 0 आएगा, जो कि होगा नहीं, क्योंकि थीटा 0 होती तो अपन कल्पना नहीं कर सकते कि अपना शंकु बनेगा ही नहीं। इस वजह से इसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी, तो बच गया वो भाग क्या होगा 0। तो यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस कितना आएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 0। अब इसको चाहे sin में चेंज कर लो, चाहे cos में, एक में चेंज कर सकते हो आप, चाहो तो इसमें tan में चेंज कर लो, लेकिन ज्यादा दिक्कत आपको होगी क्योंकि यहाँ sin और cos चाहिए, तो sin cos में ही रखो, इसको अभी tan में चेंज मत करो। इस वैल्यू को अपन ने निकाला, तो आप लोगों को मालूम है ये आपका किस में है, cos में है, तो इसको sin में बदल दो, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस कितना हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस sin की पावर कितना है 2 थीटा, ये हो गया -2 और ये हो गया माइनस का 1 तो माइनस का 3, तो माइनस का ये हो गया 3 sin और स्क्वायर और थीटा इक्वल्स टू 0। यहां से आपके पास 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया आपका 2, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया पहले बच्चों 2/3। sin थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा पहले बच्चों अपने को लिखना है, तो 2/3 है, तो इसका क्या आएगा रूट आ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों आ सकती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सचेत रहकर काम करना है, ठीक है, कि कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होता है। अब साइन आ गया तो cos भी निकाल सकते हो भाई, रूट आ गया 2 और रूट आ गया 3, तो अब बच गया कितना cos, cos की वैल्यू निकालो, cos की वैल्यू क्या होगी। वैसे आपको मालूम है, अगर किसी त्रिभुज में देख लीजिए, समकोण त्रिभुज में डायरेक्ट निकाल लेते हैं अपन, ये अगर आपके पास कर्ण है √3 और ये आपका लंब है √2, तो इसका वर्ग माइनस ये करना है, तो ये 3 और ये 2, ये 1 आएगा, बात समझ में आ गई होगी। तो cos आपके पास जो वैल्यू आई है वो 1/√3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, दोनों वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या करना है, यहां लिखना है sin थीटा बराबर कितने पर, sin थीटा बराबर √2/3 पर, ठीक है, d2v/d थीटा 2 की वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इतना ही चेक करना है। तो देखिएगा ये क्यूब है, cos आपके पास पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, यहां मैं वैल्यू रखकर ही बता देता हूं आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। πl3 में कितना आएगा, ये आएगा आपका 3, ठीक है, ये 2 है, cos की जगह cos क्यूब करना है, क्यूब करोगे तो आपके पास आएगा 2 में तो कितना लिख दोगे यहाँ 3√3 या माइनस, यहाँ लिखा है sin स्क्वायर, तो 7 आपके पास है, sin स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर 2/3 होगा, ये 2/3 इनटू क्या होगा, इनटू आपके पास cos है 1/√3, तो ये √3। अब देखिए पहले बच्चों 2 में से माइनस का 7 आप लोग करोगे तो आपको मालूम होना चाहिए इतना तो प्यारे बच्चों कि ये वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास sin थीटा इक्वल्स टू √2/√3 पर d2v/d थीटा 2 की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 है, अतः आपका इस शंकु का जो आयतन होगा वो आयतन क्या होगा, महत्तम होगा। ये लिखना चाहिए, यहां लिख देना, अतः sin थीटा इक्वल्स टू √2/√3 पर शंकु का आयतन महत्तम होगा, महत्तम होगा। लेकिन यहाँ सवाल खत्म नहीं हुआ, एक बात इसने और पूछी है, कब होगा, जब अर्ध शीर्षांक सेमी वर्टिकल एंगल जो आपका है वो tan इनवर्स क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए। तो पहले तो tan ही तो निकालना है, ये sin है ये cos है, तो sin में cos का भाग दोगे तो आप लोगों को tan मिल जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका sin थीटा अपॉन में कितना होता है cos थीटा। sin की वैल्यू आपके पास कितनी है मेरे बच्चों, sin की वैल्यू है √2/√3 अपॉन में 1/√3, तो रूट से रूट कैंसिल 3 का 3, तो tan थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, यहां लिख देता हूं डायरेक्ट बच्चों, tan थीटा इक्वल्स टू आपके पास हो गया √2, तो थीटा इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा tan इनवर्स और √2 आ जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये आ गई tan इनवर्स और कितना √2, यही आपका इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। शायद सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई। तो सेमी वर्टिकल एंगल जो इसका है वो कितना है, थीटा बराबर tan इनवर्स √2 है। तो देख लीजिएगा एक बार, ये कह रहा है दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण कितना होगा, tan इनवर्स √2
2 होगा। तो मैंने आपको ये पूरा सवाल करके बता दिया है और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 2 कैसे निकालना है ये भी बता दिया। तो प्यारे बच्चों सी भाग के अंतिम सवाल पर अपन चलते हैं, देखिए क्या है। प्यारे बच्चों जो सी भाग का लास्ट सवाल आपका 25वां है वो एलपीटी का है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सवाल है और आपको अधिकतर सवाल इससे बताए गए थे और आपने बहुत अच्छे से इस सवाल को कर लिया होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए सबसे पहले आपको देखा था मैक्सिमम z इक्वल्स टू 2x + 3y और यहाँ सब्जेक्ट टू दी कंडीशन यानी आपको कंडीशन दे रखी थी 4x + 6y > 60 दे रखा है, 2x + y < 20 दे रखा है, x > 0 और y > 0। नॉन नेगेटिव कंडीशन आपको दे रखी है, ऋणात्मक प्रतिबंध जिसको अपन कहते हैं वो दे रखा है आपको। तो सबसे पहला काम इसको सोल्व करते वक्त आपको बता रखा वही करना था। क्या करना है, सबसे पहले दी गई जो समीकरण है उनको समीकरण रूप में लिखना था। तो आपने लिखा होगा 4x, जो बातें हिंदी में लिखनी है वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखिएगा वो सब आपको लिखनी थी। ये 7 दे रखा है, इसमें आपको 2 मान निकालने थे। किस किस का निकालना था देखिए पहले बच्चों, एक x का निकालना था और एक y का निकालना। यहाँ x है और यहाँ क्या है आपका y है। जब x की वैल्यू 0 है तो y क्या होगा और जब y की वैल्यू 0 है तो x क्या होगा, इस विषय पर आपको बातचीत करनी थी। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 10। जब y की वैल्यू 0 है तो इसका 4 का भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा, ये हो गया 2 सॉरी 1 और ये 15। समझिए इसमें 2 पॉइंट आपके पास कंफर्म हो गए। ए पॉइंट आपका मान लो 15 और कितना हो गया 0। दूसरा बी पॉइंट जो आपके पास है वो कितना हो गया आपका 0 और कितना 10। 2 बिंदु जो हैं जिनसे ये रेखा जाती है वो आपके पास आ गए। दूसरा पॉइंट आपको निकालना चाहिए था यहाँ 2x + कितना y = कितना दे रखा 20। इससे जब दोनों पॉइंट आप लोग निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा वो भी सुन लीजिएगा। यहाँ x की वैल्यू है, यहाँ y की वैल्यू। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 20 होगी आपके पास। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू आपके पास 10 होगी। यहाँ भी 2 पॉइंट आपके पास है, एक c पॉइंट मैंने लिख दिया 10 कितना है 0 है। फिर एक d पॉइंट जो आपका है कितना है वो आपका 0 कितना है 20 है। ये 4 बिंदु हैं जिनसे दोनों रेखाएं गुजरती है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये दोनों रेखाएं कहाँ काटती है कहाँ नहीं काटती है। अपन चाहे तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिएगा मैं प्रतिच्छेद बिंदु बता देता हूँ ताकि अगर कहीं काम आता होगा तो अपन उससे भी देख लेंगे। तो पहले बच्चों देखिए प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का तरीका आपको मालूम है, ये हो गया 2x + 6y = कितना 7। दूसरी इक्वेशन को आप 2 से इंटू करोगे तो ये हो गया 4x और प्लस आपके पास हो गया 2y = कितना हो गया 40। ये 10वीं क्लास में आपने सबने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो इस बात सुनो। माइनस माइनस और ये माइनस हो गया, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो यहाँ बच गया आपका 4 इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया 20। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 5। y की वैल्यू अगर आपके पास 5 है तो ये यहाँ लिखोगे 30 हो गया, इधर ले जाकर घटाओगे तो 30 बचेगा। 4x बराबर 30 आ रहा है। 4x बराबर अगर आपके पास 30 है तो x बराबर कितना हो गया 30 बटे कितना 4 यानी 15/2। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको 15/2। इसका मतलब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु 15/2 और कितना आएगा 5 आएगा। तो आप लिख सकते हो कि रेखा दोनों जो है असमीकाएं 1 नंबर और 2 नंबर वो दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करती है तो 15/2 कितने पर, यहाँ दूसरा पॉइंट जो आपका आया था y वाला वो 5 आया था। इन दोनों पर ये क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। ये पॉइंट भी आप लिख सकते थे, अगर आपने लिखा तो बहुत अच्छी बात है और लिखना भी चाहिए था। अगर आपके ग्राफ में अगर ये पॉइंट काटा है तो आपको निकलना ही पड़ता, कोई इलाज नहीं आपके पास। अब देखिए पहले उसके बाद आपको इसका बनाना था डायग्राम। ठीक है, आप लिखोगे कि दोनों असमीकाओं को हल क्षेत्र को कहाँ दर्शाना है, आपको ग्राफ में दर्शाना था। तो देखिए किस प्रकार आपने इसके हल क्षेत्र को दर्शाया होगा। मैं आपके सामने छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपको बड़ा बनाना था उसमें। ये ग्राफ पर बनाने वाला पेपर है, मैं ग्राफ पर नहीं बना रहा हूँ, इस वजह से आगे पीछे लाइन हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन देख लीजिएगा फिर भी। यहाँ है ए पर 15 और 0, 15 और 0 से जाने वाला और इधर कितना है 10 और 0। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मैंने यहाँ तो मैंने लिख दिया 15 कितना है मेरा 0 पॉइंट है। एक आपके पास पॉइंट है वो मैंने ले लिया इससे थोड़ी कम दूरी पर, वो ले लिया मैंने 10 कितना 0। इधर ऊपर वाले पर कितना है आपके पास पॉइंट देखिए, एक है 0 और 10, 0 और कितना है 10 है, वो यही ले लेता हूं मैं। ये हो गया आपका 0 कितना 10। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है 0,20, तो इससे डबल दूरी पर है, मान लो ये वाला पॉइंट है, ये आपका है 0, कितना 20। अब प्यारे बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से बताना है कि एक ही रेखा वाले पॉइंट कौन से हैं, 15 और 0 वाला, 15 और 0 वाला और 0 और 10 वाला। यानी एक रेखा जो है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऐसे जाती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये वाली लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाती है। ये बनाना था आपको डायग्राम इसका। ठीक है, ये बना दिया होगा सब बच्चों ने शायद। दूसरी लाइन के 2 पॉइंट बचे, वो आपको स्पष्ट नजर आ रहे हैं, मैं उनको एक दूसरी लाइन से बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये लाइन ऐसे जाती, सीधी नहीं बनी होगी लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि यहाँ से इस लाइन को ऐसे मिलाना था आपको। इस पॉइंट से लाई
ये आपका जो पॉइंट है वो 10 कोमा कितना है 0 है। ये पॉइंट मैंने बना दिया। दोनों रेखाएं बनाने के बाद आपको इसका हल पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो भी दर्शा देना है। यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आपका है वो 15 बटे कितना 2 आया है और कोमा कितना है 5 है। बात समझ में आ गई पहले बच्चों? अब देखिए इसका छायांकित भाग या हल क्षेत्र किधर होगा। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके पास एसएमई का जो दे रखी है उसमें ये वाला जो पॉइंट आपको दिया है ना 0 0 ये रखकर चेक करना था। पहले में जब रखोगे तो 0 0 0 क्या छोटा होता है 7 से होता है। इसका मतलब इस O की ओर इसका हल क्षेत्र होगा। पहली लाइन आपने कौन सी बनाई है वो 60 वाली है। 60 वाली में 15 और 0 0 और 10 वाली है। तो ये वाली लाइन है इसका हल क्षेत्र इधर नीचे होगा, इसका हल क्षेत्र भी नीचे होगा। लेकिन ध्यान रखना मैंने हल क्षेत्र इस रेखा का नीचे दर्शाया, इसका मतलब ये नहीं यहाँ और यहाँ होगा, हल क्षेत्र यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी वजह से आपको एक ऋणात्मक प्रतिबंध इसने दे रखा है कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 y ग्रेटर इक्वल टू 0 इससे इधर होगा इससे ऊपर होगा। तो आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरे में यहाँ 0 रखोगे तो 0 छोटा होता है किससे 20 से अगर छोटा होता है तो इस लाइन से हल क्षेत्र भी आपका नीचे की ओर होगा। इसका मतलब इस लाइन से भी नीचे होगा हल क्षेत्र आपका, समझ गए। लेकिन अपने को कह रहा है x ग्रेटर इक्वल टू 0 y ग्रेटर इक्वल टू 0 यानी इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से इधर है। तो अब सबका जो कॉमन पार्ट है वो आपका हल क्षेत्र होगा। इन सबका कॉमन जो एरिया है ना प्यारे बच्चों वो ये वाला आ रहा है आपका और सबका यही आया होगा मेरे हिसाब से। ये वाला जो आपका एरिया है ना ये वाला ये आपका हल क्षेत्र है क्योंकि ये सब भागों में कॉमन भाग आपका आ रहा है। ये आपका छायांकित भाग इसका बनेगा। अब पहले बच्चों एक सवाल आपसे पहले भी इसने पूछ रखा था, छोटा 1 नंबर का सवाल, वो भी इसके साथ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये छायांकित भाग आने के बाद कितने पॉइंट आपके हल क्षेत्र के बाहर बाहर है। एक तो ये वाला हो गया, एक आपका 10 कोमा कितना हो गया 0 हो गया, एक आपके पास ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो मैं इनके सबके नाम लिख देता हूँ। 10 0 का आपने नाम क्या लिखा है 10 0 का आपने नाम लिखा है C, यहाँ मैं C लिख देता हूँ। फिर आपने लिखा होगा आपका पॉइंट ये वाला है, इसको कुछ और नाम दे देंगे। 0 10 का नाम क्या लिखा है 0 10 का नाम आपने लिखा है B, लिख दिया। और अब जो बच गए 15 और 0 का नाम आपने लिखा है A, तो ये A लिख दूंगा मैं, ठीक है। आपके पास आगे कौन सी A पॉइंट आ गया, A पॉइंट आ गया, B आ गया और C आ गया और ये पॉइंट आपका क्या है D है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ E। बात समझ में आ गई। अब अपना हल जो निकालना है कि कौन से बिंदु पर इसका हल है, तो आप यहाँ आपको इसके नीचे एक टेबल बनानी थी, उससे पहले एक लाइन लिखनी थी कि इस दी गई एलपीपी का जो हल क्षेत्र है वो परिबद्ध है और वो कौन सा है O C E B O भाग आपका है, वो कौन सा भाग है परिबद्ध भाग है, ये लिखना था। उसके बाद आपको इसका हल बताना है, तो हल बताने के लिए आपको एक छोटी सी टेबल बनानी थी। बस इस टेबल में क्या क्या चीजें लिखनी थी वो सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको पॉइंट लिखने थे, उसके बाद आपको z की वैल्यू लिखनी थी, उसके बाद उसका मान लिखना था। तो यहां से आपके पास आ गए कौन से बिंदु, कोणीय बिंदु, ठीक है। यहाँ क्या लिखना था आपको कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु कौन कौन से हल क्षेत्र के, वो सुनो। ये है जो आपका हल क्षेत्र बाउंडेड होता है उसके कोने के बिंदु होते हैं, उसी कोने के किसी न किसी एक बिंदु पर आपका हमेशा हल होता है, ये ध्यान रखने का। तो ये 0 0 आ गया, तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं 0 कोमा कितना 0। यहाँ आ गया आपका 10 कोमा 0, तो ये लिख दिया मैंने 10 कोमा 0। ये हो गया 15 बटे 2 और 5, तो ये लिख दिया 15 बटे 2 कोमा कितना 5। अब क्या बच्चों लास्ट जो आपका है 0 कोमा कितना है 10 है, तो ये लिख दिया मैंने 0 कोमा कितना 10। इन बिंदुओं पर आपको इसका मान निकालना है, इसका z का। z क्या है वो सुनिए। z आपके पास है 2x + 3y, तो ये हो गया 2x + कितना 3y। तो यहाँ पहले पे निकालोगे तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 × 0 + 3 × कितना 0, तो z की वैल्यू इसमें कितनी आ गई 0 आ गई। फिर z इक्वल निकालना है 2 × 10 + 3 × कितना 0, तो z इक्वल कितना आ गया आपका 20 आ गया। फिर देखिए z इक्वल 2 × 15 बटे कितना 2 प्लस ये हो गया आपका 3 × कितना 5। पहले बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 15 और ये 15 मिलकर हो गया आपका 30, ठीक है। इसके बाद देखिए पहले बच्चों इसको लिखोगे तो ये आ गया z, यहाँ 2 × कितना 0 प्लस 3 × कितना 10, तो टोटल मिलकर ये हो गया 0, ये हो गया आपका 30। z इक्वल टू कितना हो गया मेरे बच्चों 30 आ गया। अब बड़े गौर से सुनना इस सवाल को, आधे से ज्यादा बच्चे तो यहाँ सवाल गलत कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ दो मान ऐसे हैं, मैक्सिमम पूछा आपसे मिनिमम नहीं पूछा, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम पूछा है तो देखो यहाँ भी z की वैल्यू 30 है और यहाँ भी z की वैल्यू क्या है 30 है। अगर a की वैल्यू 30 होती तो आपसे एक सवाल पहले 1 नंबर का पूछा था, उसमें क्या होता कि अगर जिस मान पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम आती है वो आपका जो हल होता है वो इष्टतम हल होता है। मान लो यहाँ 35 होता है, ये 30 20 और 0 होता,
तो ये जो हल है वो तो इष्टतम हल होता 35 वाला। इसके अलावा ये जो 3 हल बच गए हैं ना आपके प्यारे बच्चों, ये तीनों हल इसके सुसंगत हल कहलाएंगे, ये फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएंगे और ये वाला इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये सवाल आपसे 1 नंबर में उसने पूछ लिया और मैंने आपको बहुत बार ये सवाल बताया। अब सुनो, आपसे ये 30-30 दोनों बराबर मान आ गए, तो अब आप जेड का मान कौन सा बताओगे, ये वाला बताओगे या ये वाला मैक्सिमम बताओगे? इस विषय में आपको बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने ये बात आपको बहुत बार पढ़ाई है कि जब भी किन्हीं दो मानों पर आपकी वैल्यू बराबर आ जाए, क्या आ जाए आपकी वैल्यू, जब भी दो मानों पर वैल्यू बराबर आ जाए, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु आपका हल होता है। तो देखिए 15/2 और 0 और 10 को, 0 और 10 कौन सा है, ये 0 और 10 है। 15/2 और 5 की वैल्यू ये है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कोई सा भी बिंदु आपका क्यों ना हो, वो प्रत्येक बिंदु आपका हल क्षेत्र होता है, सॉरी हल होता है, लेकिन उसका मैक्सिमम मान जो आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, फिर कोई गलती नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि दोनों पर इक्वल नहीं आते हो फिर भी अपन इक्वल लिख दिया हो, आप कैलकुलेशन में थोड़ी कोई गलती अगर हो गई हो तो आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर ऐसा आ गया कि दोनों पर वैल्यू सेम आ रही हो, तो आपके प्रत्येक बिंदु को ध्यान रखना है, प्रत्येक बिंदु जो इस रेखा पर आएगा वो आपका हल होगा, लेकिन जेड की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, आपकी 30 आएगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे शायद, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई गलती रह गई तो हमें क्षमा प्रार्थी है। लेकिन अगला डी पार्ट का जो वीडियो है वो कल अपन बात करेंगे उस पर। जय हिंद, जय भारत।